जो भी चीजें मैं इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूं उसके बिना तुम्हारा इकोनॉमिक्स का पेपर बन ही नहीं सकता। वेलकम एवरीवन टू योर सानी भैयास क्लास एंड नेक्स्ट टॉप इज कॉमर्स। भाई 6 दिन बचे हुए हैं तुम्हारे इकोनॉमिक्स एग्जाम के लिए और 100 में से 100 भी लाने हैं तो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करके जाना ही पड़ेगा। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इकोनॉमिक्स में तुम्हें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ना पूछे गए हों। अब शर्त यह है और बात यह है कि भैया तुम्हारे कौन से क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, कौन कौन से जिनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, आज सारी प्रैक्टिस यहीं करवा दूंगा। तो 2-3 चीजें सुन के चलो। पहला, कौन कौन से क्वेश्चन नंबर पे कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो अभी मैं स्टार्टिंग में बता दूंगा, तो उस चीज को कान खोल के सुन लेना और प्रैक्टिस करना। कुछ प्रैक्टिस मैं भी कराऊंगा, कुछ खुद भी करना। सैंपल पेपर अपनी तरफ से सॉल्व करना चालू कर दो, कम से कम 3 करके जाना है सैंपल पेपर, और कम से कम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो करके जानी चाहिए। ये बेसिक चीज है, करके जाओ। दूसरी बात, जितनी भी वीडियोस आ रही है एक रोड मैप डाला हुआ है, किस दिन मैराथन है, किस दिन वीडियोस डलेंगी, और सुबह 4 बजे वाला सेशन, समझ गए ना। क्यों मुझे हैकर बोला जाता है वो उस दिन प्रूव हो जाएगा, तो वो चीज के लिए याद रखना, ठीक है। फिर आता है तुम्हारे पास कि जो भी चीजें मैं इस क्वेश्चंस को करा रहा हूं एक बार खुद से भी प्रैक्टिस करना। न्यूमेरिकल्स के साथ कंफर्टेबल होना है तो उसको आपको प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगा खुद से। एक बार मैं करा रहा हूं वो तो कर ही लेना, उसके साथ साथ खुद से भी प्रैक्टिस करना, तभी आप बेहतर कंडीशन में आओगे और आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। डर लगता है ना न्यूमेरिकल से? कोई बात नहीं, नहीं लगेगा इस वीडियो के बाद, ठीक है। चलो जी, सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ आवर पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। देखो, सबसे पहले हमारे पास ना कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क्स के। एमसीक्यू क्वेश्चन, इसमें भी क्या न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं? एब्सोल्युटली यस, आ सकते हैं। क्या पॉसिबिलिटी है न्यूमेरिकल्स की? देखो, जीडीपी डिफ्लेटर करके एक क्वेश्चन आता है ना, उसका एक क्वेश्चन है। तो सर फिर एक ही नंबर का तो है बेटा, अपन 100 में से 100 भाग की बात कर रहे हैं तो एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है ना अपने लिए, समझ आया? तो जीडीपी डिफ्लेटर पढ़ के जाना। दूसरी चीज, क्या एक पॉसिबिलिटी हो सकती है? M1, M2, M3 जो मनी सप्लाई के कॉन्सेप्ट है ना, उनमें से किसी को निकालने को आ सकता है ना। M1, M2, M3, M4, इनमें से कोई भी एक चीज निकालने को आ सकती है। जनरली M3 और M1 आता है, M2 और M4 नहीं पूछा जाता, लेकिन M1 उसमें भी सबसे ऊपर होता है। क्लियर, समझ आया? तो इस बात को भी जरूर याद रखना। तो ये कुछ बेसिक चीजें जिनका पूछा जाता है। नाउ व्हेन यू कम टू क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, दैट इज 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, इसमें एक आपको नेशनल इनकम का क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा न्यूमेरिकल का। अगर नेशनल इनकम का 3 मार्क का क्वेश्चन नहीं दिखा तो 6 मार्क का दिखेगा। तो 6 मार्क वाला कौन सा होता है जी? 6 मार्क वाला 16 और 17 क्वेश्चन, ठीक है। या तो यहां पर 3 मार्क में दिख जाएगा, नहीं तो यहां पे 6 मार्क में दिखेगा नेशनल इनकम, लेकिन दिखेगा दोनों ही जगह। सर दोनों जगह कैसे? एक जगह थ्योरी होगा, एक जगह न्यूमेरिकल होगा, समझ आया? एक जगह थ्योरी होगा, एक जगह न्यूमेरिकल होगा। अगर 3 नंबर में आया तो बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं होगा, 6 नंबर में आया थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन डिफिकल्ट नहीं होगा, बस वैल्यूज ऐड हो जाती हैं, कंपोनेंट ज्यादा आ जाते हैं और कुछ नहीं होता है। जो आप बड़े लेवल के क्वेश्चन, बड़े लेंथी क्वेश्चन कर चुके हो क्लासेस में और अलग से भी जो मैंने करवाए हैं, इनफैक्ट ऑनलाइन यूट्यूब पे भी, उन्हीं को करके चले जाओगे तो तुम उसमें बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक बात याद रखना, न्यूमेरिकल एक जगह तो आएगा, या तो 3 मार्क या तो 6 मार्क। यूजुअली 3 मार्क में काफी बार देखा गया, 6 मार्क में फिर वो थ्योरी वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं। थ्योरी वाले क्या 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 चीजें इंक्लूड होंगी नेशनल इनकम में, है ना, फिर जीडीपी और वेलफेयर कैसा होता है आपस में, तो ऐसी कुछ कुछ पॉइंटर्स में भी पूछ लिए जाते हैं। क्लियर? दूसरा पॉइंट, अब इसके साथ नेशनल इनकम के साथ और क्या पूछा जा सकता है? देखो 6 मार्क में 2-3 चीजें और होती हैं ये, क्योंकि 6 मार्क वाले क्वेश्चन ना थोड़े से अलग अलग होते हैं। कई बार इसमें एक क्वेश्चन तो नेशनल इनकम का होता ही है, दूसरा इसके अलावा जो क्वेश्चन होते हैं वो ये होता है कि या तो गवर्नमेंट बजट से पूछ लेगा फिस्कल डेफिसिट के बारे में, रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में, या प्राइमरी डेफिसिट के बारे में। वैसे प्राइमरी डेफिसिट कम पूछता है, रेवेन्यू और फिस्कल डेफिसिट ज्यादा पूछता है। इन दोनों का वेटेज ज्यादा पूछा जाता है। क्लियर? एक न्यूमेरिकल ये पॉसिबल हो सकता है। मैं सिर्फ अभी न्यूमेरिकल्स की बात कर रहा हूं, थ्योरी क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, ठीक है। उसके अलावा और क्या हो सकता है जी? बैलेंस ऑफ पेमेंट से कुछ आता है? नहीं, सिर्फ एक चीज याद रखना, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, ठीक है, वही एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स वाली बात, सिर्फ उतना से याद रखना। उसके अलावा न्यूमेरिकल्स होते नहीं है। पहले थे 2012-15 के अंदर आते थे न्यूमेरिकल्स की बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करके दिखाओ। वो सब चीजें अगर आ भी गई मान लो, तो वैसे तो नहीं आएंगी, लेकिन आ भी गई तो उसको क्या है, मतलब जैसे आप इतनी अकाउंट्स की प्रैक्टिस करते हो तो क्रेडिट और डेबिट साइड का निकाल के आप आराम से बैलेंस करके दिखा सकते हो ना। कितनी कमी है, बैलेंस हो रहा है नहीं हो रहा है, कितना डेफिसिट वैल्यू है, कितना सरप्लस वैल्यू है, वो तो आप निकाल ही सकते हो। आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा ही होगा, है ना। इन सब चीजों से कंफर्टेबल हो गए। अब एक और चीज, इसमें एक पॉसिबिलिटी और है कि आपको ना क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन जो है अपना, क्रेडिट क्रिएशन ये 2 जगह आ सकता है, या तो 6 मार्क में भी आ सकता है, या तो आपको ये 4 मार्क यानी कि
13 से जो 15 वाला जो क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स का, इसमें पॉसिबिलिटी है इसकी आने की, यानी क्रेडिट क्रिएशन है ना, क्रेडिट क्रिएशन और मनी मल्टीप्लायर है ना, मनी मल्टीप्लायर एमएम लिख देता हूं, ठीक है, समझ जाना। वो 1/LRR करके निकालते ना, कितना गुना पैसा आपने निकाल लिया, सेम। अब इसमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पूछा जाता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, के की वैल्यू निकालो, बताओ कितना इकोनॉमी में पैसा इनकम जनरेट हुई, है ना, निकालता है ना वो, ठीक है। फिर आता है जी कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग्स फंक्शन, निकालो, कैसे निकालोगे। तो ये कुछ बेसिक यहां से ना इनकम डिटर्मिनेशन वाला जो टॉपिक है ना, इनकम डिटर्मिनेशन वाला जो आपका यूनिट है, उस यूनिट से आपका 4 मार्क में न्यूमेरिकल आता ही आता है। 4 क्वेश्चन होते हैं, 3 क्वेश्चन होते हैं 4 मार्क वाले, इसमें 2 जो हैं वो आपको इसी यूनिट से आता है, एक थ्योरी का क्वेश्चन होगा, एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन होगा, तो प्रिपेयर रहना उसके लिए। ये आपकी पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि वैसे भी इंडियन इकोनॉमी में तो कोई न्यूमेरिकल होता नहीं है, इसी में होते हैं न्यूमेरिकल। ये आपकी पॉसिबिलिटीज है जो मैंने आपके सामने रख दी। तो आपको 1 मार्क के लिए क्या करना है जी, जीडीपी डिफ्लेटर या M1 का कोई मेजर निकालने को बोला जाएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 मिनट में हो जाता है। हाँ, इसकी वैल्यूज थोड़ी कैलकुलेशन में टफ डाल देंगे, तो आपको कैलकुलेशन स्पीड थोड़ी फास्ट रखनी है अपनी। दूसरी चीज, नेशनल इनकम के अंदर आपको निकालने को पूछा जा सकता है, तो इसके लिए प्रिपेयर रहना। और ये फिस्कल डेफिसिट यहां भी निकालने को पूछा जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन। अच्छा, अब आपको लगेगा सर फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट तो इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं, 6 मार्क का क्यों पूछ लेते हैं। देखो, ये सब पार्ट में आ जाता है कि 4 नंबर का तो फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट निकाल के बताओ, और 2 मार्क का आपसे कोई थ्योरी पूछ लेंगे उस टॉपिक से, समझ गए। तो 6 मार्क वो फिर कंप्लीट क्वेश्चन बनवा देते हैं ऐसा, तो कोई एक ऐसा क्वेश्चन हो जाता है। क्लियर, समझ आए। तो अगर आपको लग रहा है कि तो बहुत छोटा न्यूमेरिकल है, 6 नंबर में कैसे आ गया, तो फिर वो आधा थ्योरी पूछ लेंगे, आधा आपसे न्यूमेरिकल करवा लेंगे, वो पॉसिबिलिटीज होती है, इसलिए मैंने यहां पे रख दिया। ये मेजर न्यूमेरिकल का पार्ट आपके पास है। अब नेशनल इनकम में कौन सी चीजें पूछी जाती हैं, क्या होता है, वो सब मैं आपको विस्तार से आराम से समझाता हूं, घबराने की कोई बात नहीं है। चलो जी, एक एक करके काफी सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। नो मैटर व्हाट, कितना भी लंबा वीडियो हो, आपको एंड तक देखना और सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं मेरे साथ, ठीक है। इस बात की तुम कसम खा लो, क्योंकि अगर तुमने नहीं किए प्रैक्टिस क्वेश्चन, मैं बता रहा हूं 100 में से 100 नहीं आएंगे। इस वीडियो को नहीं देख के गए तो नहीं आएंगे, इसको अब भी मान लो। अगर वीडियो बंद हुआ, ये मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा हूं, पर इस बात को समझो, बिना न्यूमेरिकल के पेपर नहीं बनता बेटा, मैं बोल रहा हूं। अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं करी तो 100 नहीं आएंगे, इसको ये मान लेना बात, ठीक है। चलो जी, अब मैं फॉर्मूला तो नहीं समझाऊंगा बार बार, थोड़ा बहुत बता दूंगा आइडिया, अगर बाद में तुम्हें फॉर्मूला याद करने में दिक्कत आ रही है तो, पर कॉन्सेप्ट समझना है तो वन शॉट देख लेना भाई, अभी भी टाइम है, ठीक है। चलो, जीएनपी एट एफसी निकालना है और एनडीपी एमपी दे रखा है। अब ये क्या होता है प्रोसेस, मैंने तुम्हें बताया, एनडीपी एट एमपी यहां पे दिया हुआ है, और तुम्हें निकालना है सॉरी गाइस, जीएनपी सॉरी जीएनपी एट एफसी, ठीक है। ब्लेस यू कर दो फटाक से कमेंट में, ठीक है। तो हमें निकालना है ये, अरे हाँ, एनडीपी-एफसी से हमें ये निकालना है। अब तुम्हें पता है, अगर आपके पास नेट वैल्यू है, उसको अगर ग्रॉस बनाना है तो आपको डेप्रीसिएशन को ऐड करना पड़ेगा, ये आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। डीपी को अगर एनपी बनाना है तो एनएफआईए ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो आपको एनआईटी को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। एनआईटी माइनस करना पड़ेगा, तो जाके आप यहां पर फैक्टर कॉस्ट पे आ जाओगे। अब ये प्रोसेस आपके सामने लिखी है, फटाक से लिखते जाओ। क्या बोल रहा है जी, आपको निकालना है जीएनपी एट एफसी, और आपको क्या दिया हुआ है, एनडीपी एट एमपी लिखा हुआ है। तो एनडीपी एट एमपी की सिंपल सी वैल्यू लिख देता हूं, 25,000 प्लस क्या करना है जी, हमें डेप्रीसिएशन करना है। तो डेप्रीसिएशन यहाँ पे 5,000 है, लो भैया 5,000 ऐड कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, एनएफआईए प्लस करना है। तो देखो, एनएफआईए अपने को दिया नहीं है, निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो देखो, अपन एनएफआईए कैसे निकालते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, कितना पे कर दिया और कितना रिसीव किया, दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता तो थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे दिया मैंने। कितना पैसा अपन ने कमाया, 400 कमाया, 600 अपने पे कर दिया, टू अब्रॉड लिखा हुआ है ना, टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या किया, देखो ये हो गया भैया 400 कितना कमाया और 600 पे कर दिया, तो 200 का नेगेटिव हो गया, बैलेंस हो गया ना, 200 एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया हमने, तो नेगेटिव आ जाएगा इधर, ठीक है। और क्या बोला है, एनआईटी को माइनस करना है। तो एनआईटी यहां पे क्या लिखा है, सिर्फ सब्सिडी दे रखी है, एनआईटी नहीं दिया हुआ। अब देखो मेरी बात समझना, एनआईटी कैसे निकालते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज,
इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ठीक है। तो देखो इनडायरेक्ट टैक्स, अब इसमें क्या करना था आपको, माइनस करना था एनआईटी। तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, कुछ भी नहीं है, तो क्या लूं मैं, जीरो ले लेता हूं। लो भैया जीरो ले लिया, माइनस क्या कर दिया, सब्सिडीज। सब्सिडीज कितनी है जी, सब्सिडीज है आपकी 30, तो लो 30 आपकी सब्सिडीज है माइनस। सब चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, हाँ या ना। चलो अब देखो 25,000 और 5,000 कितना हो गया जी अपने पास, ये हो गया 30,000। तो लो लिख दो 30,000 इधर, 30,000 इधर लिख दो। ये कितना हो गया, माइनस का 200, ठीक है। और ये कितना हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 30 हो गया। हाँ बराबर, समझ आया। तो क्या देखो कितना निकलेगा, तो ये हो गया जी 29,800, 200 माइनस किया तो 29,800 प्लस कर दिया 30, तो 29,830 करोड़ इज योर GNP एट FC। बेटा मैं बहुत तेज नहीं चल रहा, मैं बहुत स्लो नहीं चल रहा, मैं एक एवरेज स्पीड लेके चल रहा हूं सबके लिए। जिनको बहुत स्पीड है फास्ट करने की वो फास्ट फॉरवर्ड में देख लेना, जिनको स्लो स्लो समझने की आदत है उन लोगों के लिए मैं एक मीडियम पेस लेके चल रहा हूं, हल्की सी ऊपर, है ना, समझ गए। तो बीच का कर रहा हूं, तुम अपने हिसाब से स्पीड को एडजस्ट कर लेना, ठीक है बेटा, समझ आ गया, जिससे कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चन करा सकूं। क्या एक पॉइंट क्लियर है बेटा। देखो ये हो गया आपके पास, मैंने यहाँ पे एक नीट एंड टाइडी फ्रेमवर्क में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी देख लेना, ठीक है। 29830 अपना आंसर ये आया है। चलो जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो फिर से एनएनपी एट एफसी और जीडीपी एट एमपी। तो एनएनपी एट एफसी बनाना है जीडीपी एमपी से, तो देखो क्या लिखा हुआ है, जीडीपी एट एमपी से आपको लिखना है क्या, एनएनपी एफसी, एनएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी। अब क्या क्या करोगे, ग्रॉस वैल्यू को नेट कैसे बनाया जाता है, डेप्रीसिएशन को माइनस करके, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन माइनस कर दो। अब ये तुम्हें नहीं पता है कैसे होता है, तो इसके लिए वन शॉट देखना, ठीक है। डीपी को एनपी बनाना है, प्लस कर दो एनएफआईए। डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट बनाना है तो एनएफआईए ऐड कर दो। एमपी को एफसी बनाना है तो माइनस एनआईटी कर दो, ठीक है, एनआईटी को माइनस कर दो। जो अपन ने भी कॉन्सेप्ट समझा, ठीक है। किसी ने नहीं पढ़ा तो लॉजिक जो मैं बार बार बता रहा हूं सेम चीजें लॉजिक यूज होने वाली है हर क्वेश्चन में, तो या तो उसको रट लेना, अगर टाइम नहीं है, नहीं देखना चाहते वन शॉट, आखिरी मोमेंट पे खड़े हो तो क्या करोगे, यही देख लेना। अब कोई बच्चा एग्जाम से जस्ट पहले वीडियो देखे तो रट लेना फिर इस चीज को कि एमपी को एफसी बनाते तो एनआईटी माइनस, ग्रॉस को नेट बनाते तो डिप्रिसिएशन माइनस, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल इनकम बनाते तो एनएफआईए प्लस, ठीक है। चलो अब आगे आ जाओ फटाक से, देखो क्या करना है। अब अपने को देखो यहां पर वैल्यू लिखी हुई है, अपन को बनाना है एनएनपीएफसी। अरे चल जा भाई, क्या कर रहा है यार, बदमाशी करे, ओए एनएनपी एट एफसी, ठीक है। अपने पास जीडीपी एमपी लिखा हुआ है 5,500, ठीक है जी। अब क्या करना है जी, डेप्रीसिएशन को माइनस करना है, तो माइनस कर दिया अपन ने 300, ठीक है। फिर क्या किया अपन ने, जीएसटी लिखा हुआ है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स अपने पास जीएसटी यहां पे है ना। इसको भी कैसे लिखते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ठीक है। तो अपने पास कितना है जी, जीएसटी अपने पास है 120 और सब्सिडी है 70। तो अपन ने क्या किया, एनआईटी अपन को माइनस करना था, तो 120 माइनस 70, 120 माइनस 70 यहां पर अपन ने कर दिया, ठीक है, समझ आ गया। चलो जी अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, अपन को एनएफआईए ऐड करना है। तो देखो इनकम जो हमने यहां पर कमाई वो थी, जो अपन ने रिसीव करी, जो अपन ने रिसीव करी वो थी 150, और जो अपन ने पे कर दिया वो कितना था 250। तो इसको क्या करना था, ऐड करना था ना, तो 150 कमाया 250 ऐड कर दिया, तो अपन ने देखो क्या निकला, सॉरी 150 कमाया 250 बाहर भेज दिया, तो उसका नेगेटिव बैलेंस आएगा। तो देखो इसको पूरा सॉल्व कर लो, तो कितना हो गया जी, ये हो गया 5,200 हो गया, ठीक है। अब इसका बैलेंस क्या निकलेगा, इसका बैलेंस निकलेगा जी माइनस कितना, माइनस हो गया जी 50, माइनस 50, और इसका कितना हो गया, इसका -100 निकलेगा, तो -100 ये ले लो, ठीक है। कितना हो गया जी, इसका टोटल आपका आंसर आएगा जी 5,050, 5,050 करोड़ आपका आएगा। ये साइन लगाना मत भूलना रुपीस का, नहीं तो आंसर के नंबर कट जाएंगे, ठीक है। रुपीस का साइन लगाना मत भूलना बेटा, ठीक है। ये रहा तुम्हारा एनएनपी एट एफसी का पूरा आंसर। क्या ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ, तुम्हें समझ आया। अपन ऐसे खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाएंगे, ठीक है। ये क्लियर है बच्चे, समझ आ गया। चलो फटाक से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, चलो करो एक बार ट्राई करो। ठीक है बेटा, ट्राई किया तुमने क्वेश्चन। देखो अब मुझे लगता है तुम्हें धीरे धीरे चीजें समझ आ रही होंगी। अब देखो इसमें क्या लिखा है, जीएनपी एमपी लिखा है और आपको एनडीपीएफसी बनाना है। तो देखो जीएनपी एट एमपी ये है और आपको बनाना है ये एनडीपी एट एफसी, यानी कि एनडीपी एट एफसी। अब आपको ऑलरेडी पता है, नहीं पता तो एक बार सुन लो, ग्रॉस को नेट वैल्यू बनाने के लिए आपको डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ता है, नेशनल प्रोडक्ट को डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनाने के लिए एनएफआईए को माइनस करना पड़ता है, और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए, मार्केट प्राइस में टैक्सेस होते हैं तो आप एनआईटी हटा दीजिएगा, तो आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हटा दीजिएगा, आपको फैक्टर कॉस्ट यानी कितने में प्रोडक्ट बना उसकी प्राइस मिल जाएगी। सेम कॉन्सेप्ट को लगाओ, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो ये रहा हमारे पास एनडीपीएफसी हमें निकालना है, एनडीपी एट एफसी हमें निकालना है। जीएनपी एमपी हमारे पास 8000 है, तो लो भैया 8000 ले लो। उसमें से हमें क्या माइनस करना है, डेप्रीसिएशन और एनएफआईए और एनआईटी। डेप्रीसिएशन कितना है 600, तो लो भैया 600 माइनस कर दिया। आपके पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी कि एनएफआईए कितना है, या आपके पास 300 है, तो लो भैया 300 माइनस कर दिया। और लास्ट क्या है, एनआईटी यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो भी माइनस करना है। लो भैया 700 इधर माइनस कर दो। देखो 700 300 और 600, तो 700 300 1000 600 1600, 1600 8000 में से गए कितना हुआ बेटा, सिंपल सा 6400 करोड़ रुपए हो गया, यानी कि यह आपका एनडीपी एट एफसी निकल आया। देख रहे हो 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं ये क्वेश्चन। तो तुम्हें लग रहा होगा कि भैया पेपर में आता है क्या, ऐसा बिल्कुल आता है। ये लास्ट ईयर क्वेश्चंस के पेपर, मतलब पेपर के क्वेश्चन है, लास्ट 3 सालों के निकाले मैंने, इनमें कुछ ये क्वेश्चन वही है, तो आपको ये दिख सकते हैं। और 3 मार्क का क्वेश्चन में इतना आसान पूछा जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यूजुअली क्या होता है 3 मार्क के क्वेश्चन में, या तो आपको इनमें से ही बोला जाता है जीडीपी एमपी से एनडीपीएफसी निकाल के बताओ, एनएनपीएफसी से जीडीपी-एफसी निकाल के बताओ, जीवीए-एमपी से एनएनपीएफसी निकाल के बताओ। मतलब ये कॉम्बिनेशन होता है जनरली, ठीक है। फॉर्मूला जो होता है एक्सपेंडिचर मेथड और ये वाले मेथड पूछे भी जाएंगे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, 3 मार्क में जनरली बहुत कम होता है ये, ठीक है। चलो जी, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। 6400 हमारा ये आंसर है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियर। चलो भैया बढ़ते हैं। अब आता है सेम ऐसा क्वेश्चन, मैं चाहूंगा कि एक बार तुम खुद कर लो, ठीक है। तुम चाहो तो वीडियो को पॉज कर लो, एक बार खुद प्रैक्टिस कर लो क्या है ये क्वेश्चन, तो इजीली आपसे बन जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें भले ही दूसरी चीज बोली गई, मैंने बोला ना, देखो ये फॉर्मूला कितना सिंपल है, ये फॉर्मूला इतना सिंपल है कि अगर आपको कोई भी 2 चीजें दी गई ना, तीसरी आप आसानी से निकाल सकते हो। अगर ये दोनों दे दिए तो ये निकाल सकते हो, ये दोनों दे दिए ये निकाल सकते हो, ये दोनों दे दिए तो ये तो निकाल ही रहे वैसे भी अपन, समझ आ गया। तो देखो इसी फॉर्मूले को आगे लेकर चल जाओ। देखो इफ द जीडीपी एट करंट प्राइस यानी कि आज की प्राइस यानी कि नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहा है, ये नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहा है, ये नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहा है, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी 6600 करोड़ है और जीडीपी डिफ्लेटर 110 है। कैलकुलेट द रियल जीडीपी आपको निकालना है। तो देखो अपन ने फॉर्मूला क्या समझा था, जीडीपी डिफ्लेटर, इसको याद कर लो, याद नहीं हो रहा तो रट लो, रट नहीं पा रहे हो तो इसकी इतनी प्रैक्टिस कर लो कि भूल ही ना पाओ, मतलब करना ही है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं कि आप इसको इरेज कर सको, ठीक है। दिमाग में बैठ जाना चाहिए आपके फॉर्मूला, ठीक है। अब पहले फॉर्मूला की शिफ्टिंग कर लेते हैं। देखो रियल जीडीपी निकालना है, कैसे निकालोगे, एक काम करते हैं, रियल जीडीपी को इधर भेजते हैं, रियल जीडीपी इधर आ गया, इसको इधर भेज दो, यानी कि नॉमिनल जीडीपी अपॉन क्या, जीडीपी डिफ्लेटर इनटू 100। अब कर लो, सॉल्व हो जाएगा, कर तो सकते हो ना इतनी बेसिक चीज, ठीक है। तो देखो क्या हो गया, नॉमिनल जीडीपी तुम्हारे पास है जी 6600 करोड़, तो 6600 करोड़ हो गया। नीचे आपका जीडीपी डिफ्लेटर कितना है 110, तो 0 से 0 चला गया, ये चला गया 6 टाइम्स, है ना, इनटू 100, तो कितना हो गया 60 इंटू 100, 60 इंटू 100 दैट मीन्स ये हो गया हमारे पास 60 इंटू 100 दैट इज 6000, ठीक है। तो 6000 करोड़ जो है वो आपके रियल जीडीपी की वैल्यू है, रियल जीडीपी की वैल्यू है। समझ आ गया, क्लियर है, समझ आ गया। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है और ये 2 मार्क में भी 1 मार्क में भी पूछ सकते हैं। यूजुअली आपको ये काफी सालों से एमसीक्यू क्वेश्चन की तरह आ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना वो आपसे 2 मार्क में भी पूछ लेते हैं। कैसे, कोई 4 मार्क का क्वेश्चन है या 6 मार्क का क्वेश्चन है तो उसमें क्या करेंगे, या 3 मार्क का क्वेश्चन है तो क्या करेंगे, 2 मार्क का ये दे देंगे और फिर बोलेंगे 1 मार्क बचा हुआ, 2 मार्क बचे हुए 4 मार्क्स जो होते हैं उसमें थ्योरी क्वेश्चन पूछ लेंगे या कुछ और पूछ लेंगे, तो वो पॉसिबिलिटी यहां पर होती है, ठीक है। चलो तो ये तुम्हारे पास आ गया 6000, इधर आंसर आ गया तुम्हारे पास, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो अब बोल रहा है
द वैल्यू ऑफ नॉमिनल जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी नहीं, सॉरी, जीएनपी, नॉमिनल जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ एन इकोनॉमी इज 25,000 करोड़, मतलब 25,000 करोड़ के आसपास इनकी क्या है, जीएनपी है। क्या? नॉमिनल जीएनपी है, नेशनल प्रोडक्ट है, मतलब ये वो प्रोडक्शन है जो विदेश से भी हमने किया है साथ में, इन अ पर्टिकुलर ईयर। नाउ द वैल्यू ऑफ जीएनपी एट द कंट्री ड्यूरिंग द सेम ईयर इवैल्यूएटेड एट द प्राइस ऑफ बेस ईयर वाज 3,000। अब बोल रहा है कि जितना सामान आपने बनाया, जब हमने उस बेस ईयर से उसको निकाला, यानी कि बेस ईयर से निकाला, उसको बेस ईयर से कैलकुलेट किया, तो वो 3,000 करोड़ आई। बोल रहा है आपने जितना भी सामान बनाया करंट प्राइसेस पे जब आपने उसको निकाला तो 25,000 करोड़ दिखा रहा था। अब जब हमने उसको बेस ईयर से कैलकुलेट किया तो वही अमाउंट जो आपने प्रोड्यूस किया वो 3,000 करोड़ दिखा रहा है। अब बोलता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जीएनपी डिफ्लेटर of the year in percentage terms has the price level has risen between the base year and the current year consideration। ठीक है, बोल रहा है बेस ईयर को कंसिडरेट करके बताओ कि प्राइसेस बढ़ी हैं कि कम हुई है। बेटा देख के बता सकते हो कि 25,000 करोड़ अगर आज के समय के हिसाब से है और पुराने समय के हिसाब से 3,000 करोड़ का सामान बनाया है, तो बेटा प्राइस बढ़ी नहीं है, कमी हुई है ना। कि आज से 2026 चल रहा ना, 2020 में हमने 3,000 करोड़ का सामान बनाया था और 2026 में हमने 2,500 करोड़ का सामान बनाया है, तो ऑब्वियस सी बात हमने कम बनाया है, हाँ या ना। तो इस चीज को निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा, अब देखो सिंपल सी बात है बेटा, जीडीपी डिफ्लेटर था तो इसको जीएनपी डिफ्लेटर लिख दो, उसमें क्या है, फॉर्मूला तो वही है, कुछ भी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, फॉर्मूला तो सेम ही है। यहां पे नॉमिनल जीडीपी था तो यहां पे नॉमिनल जीएनपी हो जाएगा, उसमें क्या जीएनपी हो जाएगा। जीएनपी निकालने में भी आप ये सेम फॉर्मूला रखना, रियल जीएनपी। अब मुझे एक बात बताओ, जब यहां पे करंट ईयर की बात कर रहा है, किसकी, करंट ईयर की बात कर रहा है, पर्टिकुलर ईयर की, तो ये नॉमिनल की वैल्यू हुई, ये नॉमिनल की वैल्यू हो गई। ये क्या बोल रहा है, ये बेस ईयर की बात कर रहा है ना, ये देखो कहां गया, बेस ईयर की बात कर रहा है, तो ये क्या हो गया, रियल वैल्यू हो गई, रियल जीएनपी हो गया। समझ आ गया। अब देखो सेम इसके हिसाब से तुम आंसर निकाल लो। कैसे निकालोगे, तुम्हारे पास नॉमिनल जीएनपी है 2,500 करोड़, ठीक है, नॉमिनल जीएनपी तुम्हारा 2,500 करोड़ है और ये वाला है तुम्हारे पास 3,000 करोड़, ठीक है, और इसको तुम मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ये तुम्हारे जीरो यहां से चलेगा, ये चला गया 5 टाइम्स, ये चला गया 6 टाइम्स, और ये हो गया तुम्हारे पास इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब तुम 500 डिवाइडेड बाय 6 कर लो, तो मेरे ख्याल से ये ना, वैसे तो ये होना चाहिए तुम्हारा 0 पॉइंट कितना आना चाहिए, चलो कैलकुलेट ऐसे कर लेता हूँ, 0 पहले आएगा तुम्हारा 8 टाइम्स जाएगा, ठीक है, 0.8 फिर आएगा 3, फिर 3, हाँ फिर 3 करके चलता रहेगा, ठीक है, इंटू 100 कर दो तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, ये हो गया बेटा 83.33% तुम्हारी प्राइस चेंज हुई है। दैट मीन्स के यहां पर जो 83.33% जो तुम्हारा आंसर आया ना, ये आंसर नहीं है। अभी होगा क्या, ये जो निकाला है हमने, ये निकाला है कि बेस ईयर में 3,000 थी, बेस ईयर से निकाला तो 3,000 का जीएनपी आ रहा है, और करंट ईयर से निकाला तो 2,500 का जीएनपी आ रहा है, मतलब 500 की कमी है। तो 100% से हमारा ये कम आंसर आ रहा है 83.33%, है ना, कि हमने रियल जीएनपी निकाला तो 3,000 था, नॉमिनल निकाला तो 2,500 है, तो वो कम ही दिखा रहा है ना। ये 100% है, ये 83.33% है, तो कितना कम दिखा रहा है वो निकालना है। तो देखो, तो 100% का 83.33 निकालोगे तो कितना आएगा, ये कुछ आ जाएगा तुम्हारा 16.66, नहीं 66 नहीं 16.67% आ जाएगा। तो असली में क्या किया, ये तुम्हारा कम हुआ है, फॉल हुआ है, रिड्यूस हुआ है, ठीक है, रिड्यूस हुआ है, कम हुआ है, मतलब तुम्हारी प्राइसेस बढ़ी नहीं है, तुमने ज्यादा प्रोडक्शन किया नहीं है, तुम्हारी तो कम हो गया उल्टा, ठीक है। सो ये 16.66% जो है वो तुम्हारा रियल आंसर है। समझ आ गया। इसने पूछा था हैज द प्राइस लेवल रिजन बिटवीन बेस ईयर एंड द ईयर अंडर कंसिडरेशन, इट हैज नॉट रिजन, इट हैज फॉलन और रिड्यूस्ड, ये गिरी है ना कि बड़ी है। तो देखो 83.33 अपना भी आया, लेकिन नो द प्राइस लेवल हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम बेस ईयर टू करंट ईयर, दैट इज 16.67%। समझ आ गया, क्लियर है। तो ये आपको बेसिक चीजों का याद रखना है, कभी इसको आंसर मार्क मत करके आ जाना, ध्यान देना बेसिक चीजों का, ठीक है बेटा, समझ आ गया। चलो जी, अब आ जाओ फटाक से इसका एक और क्वेश्चन करते हैं। अब बोल रहा है ऑपरेटिंग सरप्लस निकालो फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा। अच्छा, ये 3 मार्क का ना बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है ऐसे वाले, है ना। आपको बोलेगा कि
जीएनपी निकालो, जीडीपी निकालो ना, आप निकाल के बताओ लोगों की कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या है, कितना है, मिक्स्ड इनकम कितनी है, निकालो। कोई एक एलिमेंट निकालने को बोल देगा, वैल्यू एडेड मेथड से बोलेगा सेल्स निकाल के बताओ, डोमेस्टिक सेल्स निकाल के बताओ, है ना, या फिर बोलेगा कि जैसे इसमें मिक्स्ड प्रॉफिट कितना है बताओ, है ना, तो इनकम मेथड से प्रॉफिट निकाल के बताओ। तो ये फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए, ठीक है। जनरली इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, इनकम मेथड से हम सीधा एनडीपीएफसी यानी कि डोमेस्टिक इनकम पे निकलते हैं। सो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, है ना, फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ शॉर्ट में लिख दिया मैंने उसको। अब ये बोल रहा है हमें चीजें क्या दी है, इसने बोला है कि हमें ये निकालना है, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, मतलब दैट इज आवर की एरिया, ये हमारा आंसर है। अब ये दिया क्या है इसने, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दिया, चलो बहुत बढ़िया, 300 तो इधर लिख देता हूँ, क्या 300 इधर 300 लिख देता हूँ, है ना, चलो ऊपर लिख देता हूँ, अभी तो सॉल्यूशन करेंगे ना इसका, ठीक है। सो ये हमारे पास 300 है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू दी है क्या, एनडीपीएफसी की, तो एनडीपीएफसी की तो नहीं दी है, लेकिन जीडीपीएफसी की दी है। क्या हम जीडीपीएफसी को एनडीपी एट एफसी बना सकते हैं? अरे सर बिल्कुल बना सकते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ चेंज है ग्रॉस वैल्यू को नेट वैल्यू बनाना है। और वो कैसे बनाते हैं, डेप्रीसिएशन माइनस करके, इतना सिंपल चीज है। मतलब जीडीपीएफसी में से डेप्रीसिएशन माइनस कर दो, एनडीपीएफसी बन जाएगा। क्या है जी हमारे पास, ये देखो 650 हमारे पास ये है, क्या बोलते हैं, जीडीपीएफसी माइनस किया इसमें क्या, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन क्या है दोस्त, ये रहा। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को हम डेप्रीसिएशन भी कहते हैं, ये बात याद रखना अगर नहीं याद है तो, ठीक है। इसको डेप्रीसिएशन भी कहा जाता है दूसरे शब्दों में। तो 100 है, 100 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा जी, ये आ गया हमारे पास 550। 550 करोड़ मतलब कितना हो गया जी हमारे पास, ये हो गया हमारे पास एनडीपी एट एफसी। अब देखो मिक्स्ड इनकम यहां पर नहीं दिया है, सब्सिडी दिया है, इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, ये हमने ले लिया, ये हमने ले लिया, डेप्रीसिएशन हमने ले लिया, हमें मिक्स्ड इनकम दिया ही नहीं है, तो इसको अज्यूम कर लो ये जीरो होगी, अज्यूम कर लो जीरो होगी। एनडीपीएफसी की वैल्यू को 550 करोड़ लिख दिया यहाँ पे, देखो ये लो 550 करोड़, ये हो गया 300 करोड़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, और ये तो जीरो है, इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है। इसको यहां भेजो, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भैया, 550 करोड़ इज इक्वल टू नहीं माइनस 300 करोड़ इज इक्वल टू ऑपरेटिंग सरप्लस। लो आ गया आपका आंसर। ऑपरेटिंग सरप्लस कितना है जी, ऑपरेटिंग सरप्लस इज योर कितना, 250 करोड़। समझ रहे हो, तो कितना इजी क्वेश्चन आ जाता है 3 मार्क के अंदर, वो आपके सामने है बहुत सिंपल तरीके से। देखो ये इंफॉर्मेशन यूज नहीं हुई, ये नहीं हुई, हर इंफॉर्मेशन यूज करने की जरूरत नहीं है दोस्त, कुछ इंफॉर्मेशन कंफ्यूज करने के लिए भी होती है, इस बात को याद रखना। 250 करोड़ तुम्हारा ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया, क्लियर, समझ आ गया। चलो फटाक से अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। चलिए बेटा ये वाला क्वेश्चन करते हैं, दिखने में थोड़ा लंबा है लेकिन इजी ही है, बस इसमें इनकम मेथड के थ्रू अपन को चीजें निकालनी जो मैंने अभी तुम्हें बताया था, है ना, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम निकाल के। लेकिन यहाँ पे इसकी ना अंदर की वैल्यू ज्यादा दी गई है, तो इसको मैं फॉर्मूले को थोड़ा सा बाइफरकेट कर लेता हूं तुम्हारे लिए। देखो तुम्हारे पास ये है एनडीपी एट एफसी, ये निकलता है तुम्हारा इनकम मेथड से, जिसमें कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज करके एक चीज होती है, ऑपरेटिंग सरप्लस नाम की एक चीज होती है, और मिक्स्ड इनकम नाम की एक चीज होती है, ठीक है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में बेटा 3 प्रकार की चीजें होती हैं, है ना, मैं इधर लिख देता हूं इसको इधर ऐसा। तो देखो सैलरीज इन कैश, सैलरीज एंड वेजेस इन काइंड, और सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ठीक है। ये ऐसा, इसके अंदर 3 चीजें होती हैं, उनसे ये कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज बनता है। इसमें आती हैं 2 चीजें, एक है जी प्रॉपर्टी से कमाया हुआ पैसा, और एक है जी बिजनेस से कमाया हुआ पैसा। सारी इनकम को कैलकुलेट करना है अपने को। तो प्रॉपर्टी से 2 तरह की चीजें क्या होती हैं, एक होता है रेंट और दूसरा होता है रॉयल्टी। सर प्रॉपर्टी में कौन सी रॉयल्टी होती है बेटा, महाराजा लोगों के जो महल ले लिए जाते हैं उस पर रॉयल्टी भी मिलती है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं उस पर मिलती है। दूसरा आपका इंटरेस्ट, ब्याज, कोई आपकी प्रॉपर्टी पे आपको इंटरेस्ट भी तो दे सकता है, तो इंटरेस्ट भी मिलता है, ठीक है। बिजनेस कमाता है जी प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट के होते हैं 3 पहलू। वो 3 पहलू क्या है, एक होता है कॉर्पोरेट टैक्स, उसके 3 हिस्से बटे जाते हैं। एक लेती है सरकार जिसको हम कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं, एक लेते हैं ओनर्स जिन्होंने पैसा लगाया है जिसे कहते हैं डिविडेंड्स, ठीक है, और एक होता है जी भैया रिटेन्ड अर्निंग, कुछ बिजनेस खुद भी तो रखता है।
कुछ बिजनेस खुद भी तो रखता है ना कि नहीं, तो आपको फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अब अगर याद नहीं हो रहा कोई बात नहीं, लेकिन सीधा अपन निकालते हैं इससे डोमेस्टिक इनकम, जो कि यहां निकालनी ही है। क्लियर, ऊपर निकाल देता हूं, तुम्हारे एक ही इसमें पूरा वो हो जाएगा। तो देखो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज यहां पे ना देके इन्होंने वेजेस एंड सैलरी इन कैश एंड काइंड कर दिया, दोनों को मिला के यहां पे टोटल इनने यहां लिख दिया 1700 करोड़। तो देखो 1700 करोड़ ये रहा, ठीक है, प्लस कर दो ये एनडीपीएफसी निकालने के लिए पूरा, ठीक है, एनडीपीएफसी निकालने के लिए कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज तुम्हारा 1700 करोड़ है। चलो ये हो गया भैया। फिर बताओ दूसरा क्या है जी, दूसरा तुम्हारे पास रेंट एंड रॉयल्टी 1300 करोड़, लो भैया 1300 करोड़ ले लो, ठीक है, रेंट एंड रॉयल्टी। अब इसमें क्या करोगे, इसमें इंटरेस्ट कहीं दिख रहा है क्या तुम्हें, इंटरेस्ट दिख रहा हो तो बताओ, इंटरेस्ट नहीं दिख रहा कहीं भी, ठीक है, चलो इंटरेस्ट नहीं है, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, रहने दो। फिर बताओ उसके अलावा और क्या रहता है इसके अंदर, हमें पता है प्रॉफिट, प्रॉफिट के कोई हिस्से दिख रहे हैं क्या, प्रॉफिट में तुम्हें कॉर्पोरेट टैक्स दिख रहा है, रिटेन्ड अर्निंग दिख रहा है और डिविडेंड्स दिख रहे होंगे, ठीक है। तो देखो 400, 300 और 400, यानी कि प्लस कर दो इसमें 400 प्लस 300 प्लस 400, ठीक है। तो ये हो गया, ये कंप्लीट तुम्हारा ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया, ठीक है, ये पूरा ऑपरेटिंग सरप्लस तुम्हारा यहां तक आ गया। लास्ट बचा है मिक्स्ड इनकम, जो कि यहां लिखा हुआ है 1400 करोड़। तो लो भैया मिक्स्ड इनकम लिख दिया यहां पे 1400 करोड़, टोटल कर दो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना इसकी जरूरत है, ना तुम्हें इसकी जरूरत है, ना तुम्हें इसकी जरूरत है, ना तुम्हें इसकी जरूरत है, ठीक है, किसी इन चार चीजों की जरूरत नहीं है। तो 1700, इसको पूरा टोटल करो, 1700 और 1400 कितना हो गया जी, ये हो गया तुम्हारे पास 2100 3100, ठीक है, ये हो गया जी 1300 और ये हो गया 700 2000 2400, ठीक है, लो भैया 2400 ये हो गया। दैट मीन्स योर टोटल आंसर इज 3500 और 5500, तो लोगों 5500 करोड़ जो ये तुम्हारा आंसर आया है वो आया है, दैट इज डोमेस्टिक इनकम। ये तुम्हारी डोमेस्टिक इनकम जो निकालने को बोली गई थी वो ये है, ठीक है, समझ आ गया। 5500 करोड़ तुम्हारी डोमेस्टिक इनकम है, जो कि यहां पे तुम्हें दिखी गई होगी, है ना। तो ये पूरा फॉर्मूला तुम्हें ऐसे याद होना चाहिए। मैंने फॉर्मूला इसलिए लिख दिया कि जिनको नहीं पता वो कुछ तो करेंगे भाई, कुछ तो समझेंगे, उनके लिए भी तो फायदेमंद हो ये वीडियो। जिनको आता है वो स्किप करके आगे जा सकता है, नहीं तो रिवाइज कर सकता है, ठीक है। चलो अब देखो हमारे पास यदि बोल रहा है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ फैक्टर इनकम। अच्छा, ये बोल रहा है वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड जो है दोनों से आंसर सेम निकाल के बताओ, ठीक है, दोनों बराबर होते हैं भाई। कोई भी मेथड ले लो, इवन एक्सपेंडिचर मेथड भी ले लोगे तो आंसर सेम ही आएगा, पर यहां पे हमें बोला है कि दोनों से निकाल के बता दो। अब दोनों के एलिमेंट्स होंगे यहां पे, ठीक है। अब वैल्यू एडेड मेथड में क्या होता है बेटा, वैल्यू एडेड मेथड में तुम्हारे पास एक वो होता है, वैल्यू एडेड मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है, ये तुम्हारा इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन इसमें भी कुछ चीजें होती हैं, बाइफरकेटेड होती हैं, ठीक है। अब तुम्हें फिर बार बार फॉर्मूला बताने पड़ेंगे मुझे। आई होप कि तुम्हें फॉर्मूला आता हो, नहीं आता तो कोई बात नहीं। इसमें होती है सेल्स, इसमें होते हैं चेंज इन स्टॉक, और इसमें होता है जी तुम्हारा सेल्फ कंजम्पशन, जो तुम खुद खा गए। कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं ना जिसका खुद का सेल्फ कंजम्पशन कर दिया। सेल्स भी दो होती हैं, एक होती है एक्सपोर्ट्स जो आपने बाहर बेचा, और एक होता है डोमेस्टिक यानी कि जो आपने यहाँ पे बेचा, मतलब देश के अंदर बेचा। इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी कि रॉ मटेरियल, तो आपने जो डोमेस्टिक रॉ मटेरियल आपका है, डोमेस्टिक रॉ मटेरियल जो आपका है, जो आपने देश में से सामान बुलवाया होगा, वो भी तो कुछ होगा रॉ मटेरियल, देश का सामान, और कुछ सामान हो सकता है बाहर से मंगाया हो, है ना, जैसे कि इंपोर्ट्स किए हो कुछ आपने, ठीक है। इनकम मेथड अभी तुम्हें समझाया था मैंने, तो एक एक मैंने सारे लिख दिए हैं। अब मेरे को फटाक से बताते जाओ क्या क्या तुम्हें दिया हुआ है। देखो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल यानी कि डेप्रिसिएशन है, तो इसको भी हटा दो, क्लियर, ठीक है बेटा। तो कंपनसेशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल तो नहीं आएगा। इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो है 120 ये आएगा, है ना, ये आएगा। लेकिन इसके अंदर ये देख लेना, कई बार क्या होता है दो चीजों के ऊपर, मतलब जैसे मान लो
इंपोर्ट दिया हुआ है, तो डोमेस्टिक रॉ मटेरियल भी ले लेना, है ना। होगा क्या, अगर सीधा इसकी वैल्यू दे दी तो फिर इसको मत लिखना, फिर ये ऑलरेडी दे दिया तो फिर इसकी वैल्यू डबल काउंट नहीं करेंगे अपन, है ना। तो देख लो यहां पर इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है 120 करोड़, तो यहां पे दिया हुआ है क्या कहीं कुछ रॉ मटेरियल के बारे में, देखो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 880 करोड़ दिया है। दैट मींस ये पूरा टोटल वैल्यू दे के रखी है इन लोगों ने, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक मैं आपको यहां पे फिर से दोनों का एक कंपैरिजन बता देता हूं। तो वैल्यू एडेड मेथड से इधर अपन सॉल्व करते हैं, तो वैल्यू एडेड मेथड यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट, है ना, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और यहीं पे इनकम मेथड से निकाल लेंगे इस चीज को फिर अपन, ठीक है। इनकम मेथड से भी निकाल लेंगे और उसको फिर कंपेयर कर लेंगे अपन, ठीक है। चलो देखो, तो सबसे पहले अपने पास भैया यहाँ पे क्या है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन मिल गया है, वो अपने को मिल गया कितना, 840 करोड़, ठीक है। अब अपन को निकालना है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी है ना। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या बताया था हमने, सेल्स बताई थी, चेंज इन स्टॉक बताया था, सेल्फ कंजम्पशन बताया था। तो देखो चेंज इन स्टॉक अपने को मिल गया 240 करोड़, ठीक है, और डोमेस्टिक सेल्स मिल गई है 2160 करोड़। तो दोनों को लिख दो फटाक से, दोनों को फटाक से लिख दो। तो देखो ये हो गया 240 करोड़ ये प्लस 2160 करोड़ हो गया आपका ये, है ना, डोमेस्टिक सेल्स। तो देखो डोमेस्टिक सेल्स यहां है, अब एक्सपोर्ट्स भी दिए हैं क्या कहीं पे, ये देखो एक्सपोर्ट्स भी दिए हैं, देखो एक्सपोर्ट है 240, तो ये भी ले लो, एक्सपोर्ट्स भी ले लो। तो डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट्स दोनों मिला के सेल्स बन गए टोटल, ठीक है। वो कितना है, वो भी 240 ही है। तो लो भैया इधर भी 240 और ऐड कर दो, 240 और ऐड कर दो। अब बताओ फटाक से क्या सेल्फ कंजम्पशन कहीं बचा है, क्योंकि ये हो गया, ये दोनों हो गए, है ना। सेल्फ कंजम्पशन कहीं बचा है क्या, कोई लिखा है क्या सेल्फ कंजम्पशन, नहीं लिखा कहीं पे भी, ठीक है। तो भैया इसको सॉल्व कर लो, कितना हो गया, देखो हमारे पास 240 कितना हो गया, 480 हो गया। 480 अपने पास कितना हो गया जी, ये 2560 और 80 कर दिया, कितना हो गया 2640। तो 2640 करोड़ हो गया इधर अपना ये वैल्यू ऑफ आउटपुट, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन से माइनस किया 840 को, तो कितना हो गया, देखो 40 से 40 चला गया और 80 यानी कि अपने पास आ गया 1800। तो 1800 करोड़ जो है वो आपका इधर आएगा GVA MP, ठीक है। ये GVA MP की वैल्यू है, लेकिन अपने को क्या निकाल, ओ तेरी तो ये क्या हो गया, ये क्या होगा भैया, ओ तेरी मैनू माफ करी माँ मेरी, इस जन्म तेरा हो ना पाया। चलो NVAFC निकालनी है आपको, ठीक है। NVAFC निकाल, अरे क्या कर रहा है ये, मैनू माफ करे, हो रहा दोस्तों, एक कट लेना पड़ेगा, आ रहा हूं 2 मिनट में। चलो दोस्तों, तो मैंने ठीक कर दिया, इसकी पिटाई लगा दी अच्छे से, अब कुछ नहीं करेगा ये, ठीक है। तो देखो NVAFC अपन को निकालना है GVA/MP से। तो अपन को क्या करना है, देखो ग्रॉस वैल्यू को नेट बनाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, और MP को FC बनाना है तो NIT माइनस कर दो, ठीक है। अब देखो क्या करना रहेगा इसके लिए, तो देखो 1800 तो अपने पास ऑलरेडी आंसर है, इसमें से डेप्रिसिएशन ढूंढो। डेप्रिसिएशन कहाँ गया जी, ये रहा 90 करोड़ डेप्रिसिएशन इधर। तो लो भैया अपने पास आ गया 90 करोड़ डेप्रिसिएशन, तो माइनस कर दिया 90, ठीक है। NIT को करना है माइनस, तो NIT को माइनस करने के लिए अपने पास GST यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स दिया 60 करोड़, ये ले लो, ठीक है। और सब्सिडी दिया क्या कहीं पे, सब्सिडी कहीं नहीं दिया है। तो एक काम करो, सीधा ही पूरा 60 करोड़ पे हटाई दो, 60 करोड़ भी हटा दो, 60 करोड़ भी हटा दो। तो लो भैया कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो गया 150 करोड़। तो 150 करोड़ माइनस का कितना हो गया, 1650 करोड़ हो गया, ठीक है। तो ये आपका होना चाहिए NVAFC, ठीक है, ये आपका हो गया। अब सेम इस मेथड से ये मतलब इक्वल होना चाहिए। तो इनकम मेथड से क्या करोगे, इनकम मेथड में आपको पता ही है ना, क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस आपका कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ये मिलके क्या बनता है, ये बनता है NDP@FC, NDP@FC बनता है, ठीक है। चलो भाई, तो देख लो जरा फटाक से क्या करना है इसमें। तो देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है जी, एक है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है, क्लियर। हमारे पास और क्या दिया हुआ है जी, जो चीज़ें नहीं यूज हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है, मतलब डिविडेंड्स होता है, दूसरा रिटेन्ड अर्निंग होता है, फिर उसके बाद रेंट है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय और इंटरेस्ट है। एक काम करो, सबको ऐड करते जाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा भाई। ये देखो भाई, कहाँ गया भाई, रुक जाओ, हाँ एक एक करके ऐड करते जाओ। तो देखो आपको निकालना है ये, तो आपको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस क्या करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग सरप्लस करना पड़ेगा, प्लस मिक्स्ड इनकम करना पड़ेगा। तो उसको देखो फटाक से क्या क्या आंसर आएगा हमारा। तो देखो आ गया कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हमारे पास 720 करोड़, 720 करोड़, तो 720 इधर है। अब आपका इसमें आ जाओगे ऑपरेटिंग सरप्लस में, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ये रहा 180 करोड़, रिटेन्ड अर्निंग रहा 120 करोड़। तो लो भैया क्या हो गया, 180 और 120,
180 प्लस 120 और क्या ऐड होंगी इसमें चीज़ें, देखो उसके अंदर और ऐड होगा आपका, ये दोनों हो गए ना, इसको टिक करते जाओ। फिर आ गया जी रेंट एंड रॉयल्टी और इंटरेस्ट, इसको भी ऐड करो, तो ये कितना हो गए 90 और 540, ठीक है 90 और 540, तो ये रहा 90 प्लस 540, ठीक है। और कुछ बचा है क्या, और कुछ बचा है क्या, और तो कुछ बचा ही नहीं है, लो और तो कुछ बचा ही नहीं है, तो यही है, इसको ऐड कर लो। मिक्स्ड इनकम जीरो होगी मान लो, है ना, मिक्स्ड इनकम जीरो होगी, तो फिर आ गया ये अपना, है ना। तो अब देखो ये हो गया 300 करोड़, 300 और ये हो गया 840 और 840 और 90 मतलब 930, है ना 930। तो देखो 720 प्लस 930 विल गिव यू व्हाट, विल गिव यू व्हाट, विल गिव यू, ये हो गया 50, ये हो गया 0, ये हो गया 5, ये हो गया जी 6, तो लो आ गया आंसर आपका एनवीए एट एफसी, क्योंकि डायरेक्टली इससे हम एनबीएफसी पे निकलते हैं, है ना। तो 1650 करोड़ आपका इस पे आंसर आ गया। आई होप कि आपको सब समझ आ रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे ब्रीफली लिखता भी जा रहा हूँ, किसी को अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो, या भूल गए हैं रिवीजन नहीं किया है तो, ठीक है। ये लो भैया, ये तुम्हारे पास आंसर है, इसका फटाक से आंसर क्रॉस वेरीफाई कर लो दोनों से, नेट वैल्यू फैक्टर कॉस्ट और उसके साथ फैक्टर इनकम, दोनों मेथड से अपन ने कर लिया है, ठीक है। अब ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है, काफी बार मैं करा भी चुका हूं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसको कर सकते हो इजीली। देखो वैल्यू एडेड का क्वेश्चन है, 3 मार्क के हिसाब से आया था ये क्वेश्चन आपके पास। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है, एक हाइपोथेटिकल इकोनॉमी है जहां पे दो फर्म है, फर्म नंबर ए और बी, जिसमें दोनों का जीवीए की वैल्यू जो है वो दोनों इक्वल है। क्या है जी, इक्वल है, मतलब फर्म ए का और फर्म बी का दोनों का जीएवी वैल्यू एक है। तो फर्म ए ले लो, फर्म, अरे क्या लिख रहा हूं मैं, फर्म ए एंड फर्म बी, ठीक है, दोनों का जीवीए सेम है। तो अब ये बोल रहा है कि आपको डोमेस्टिक सेल्स निकालनी है किसकी, ए की डोमेस्टिक सेल्स निकालनी है। तो एक काम करते हैं, पहले चीजें देख लेते हैं। देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म बी, मतलब वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला क्या होता है जी, वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो ये बोल रहा है वैल्यू ऑफ आउटपुट फर्म बी का जो है वो है 1000, तो ये बोल रहा है 1000 ये इसकी वैल्यू रही, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, परचेजेस बाय फर्म ए फ्रॉम बी, तो मतलब ए से आपने कुछ सामान खरीदा, नहीं हाँ, ए ने कुछ सामान खरीदा बी से, तो ये तो ऑलरेडी इसके अंदर आ चुका है, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे यहाँ पे, बी के लिए नहीं करेंगे। एक्सपोर्ट्स बाय फर्म ए का काम ही नहीं, हम बी की बात कर रहे हैं। परचेजेस बाय फर्म बी फ्रॉम ए, कि बी ने कुछ सामान खरीदा ए से कुछ सामान खरीदा, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल इकोनॉमी है ना, दो ही फॉर्म है पूरे इकोनॉमी में। तो इनने बोला कि भैया बी ने कुछ ए से सामान खरीदा, कितने का 250 करोड़ का, यानी कि ये कुछ रॉ मटेरियल यानी इंटरमीडिएट कॉस्ट होगा तभी खरीदा। तो इसका जो आपको जीवीए एमपी आएगा ना, वो आपको आएगा 750 करोड़, ठीक है, वो आएगा आपका 750 करोड़, मतलब इसका भी जीवीए एमपी 750 करोड़ होगा, ठीक है। इसका भी जीवीए एट एमपी इज गोइंग टू बी 750 करोड़। अब इसको भी क्या करना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करना है, जिससे कि हम डोमेस्टिक सेल्स निकाल सकें, ठीक है। अब आपको अगर याद हो, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने एक चीज बताई थी कि मुझे डोमेस्टिक सेल्स निकालनी है, ये मुझे पता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ये मुझे पता है, बीच की इस वैल्यू में मुझे ये निकालना है। तो जो भी रेलेवेंट मेरे को टॉपिक्स होंगे मैं उनको ऐड करूंगा, सबट्रैक्ट करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। देखना हाँ कैसे कर रहे हैं अपन। देखो इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है इनका, देखो परचेज किया ए ने बी से, तो इसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना हुआ, ए का इंटरमीडिएट कंजम्पशन 300 करोड़ हुआ। तो लो भैया 300 करोड़ तो इधर लिख दो फटाक से पहले, बराबर बात, समझ आ गया। चलो अब एक और चीज देखो, अब बोल रहा है कौन कौन सी चीजों को, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब बोल रहा है एक्सपोर्ट और एडिशनल टू स्टॉक। अब देखो जो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट है ना, वो इन सब पार्ट्स में घिरा हुआ है, सेल्स, चेंज इन स्टॉक और सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है। सेल्स में भी हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है एक्सपोर्ट और एक है डोमेस्टिक सेल्स, जो कि हमारा टारगेट है, ठीक है। अब ये बोल रहा है एक्सपोर्ट्स मैंने बता दिए, यानी कि एक्सपोर्ट मैंने बता दिए हैं, इधर ये एक्सपोर्ट बता रहा है, ठीक है। और बोल रहा है कि इसने ये चेंज इन स्टॉक भी बता दिया, यानी ये भी बता दिया है। तो देखो क्या करते हैं अपन, इधर लिखता हूं डोमेस्टिक सेल्स, है ना,
डोमेस्टिक सेल्स लिखता हूँ, 300 को भी थोड़ा साइड में लिख रहा हूँ, रुक जाना है ना, ठीक है। डोमेस्टिक सेल्स इधर लिखता हूँ और क्या करता हूँ, एक्सपोर्ट्स को ऐड करता हूँ इसमें और एडिशनल स्टॉक्स को भी ऐड करता हूँ, यानी कि प्लस करूँगा 200, प्लस करूँगा 150, माइनस कर दूंगा 300 जो कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, 750 और ये कितना हो गया 350, तो डोमेस्टिक सेल्स प्लस 350 माइनस 300 कितना हुआ 750 इज इक्वल टू डोमेस्टिक सेल्स प्लस 50, हाँ 50 को इधर भेजो, 750 माइनस 50 इज इक्वल टू डोमेस्टिक सेल्स, यानी कि डोमेस्टिक सेल्स इज एक्चुअली नथिंग बट 700 करोड़। इजी क्वेश्चन है, हाँ या ना। बस ये कि आपको कॉमन फैक्टर बताया था कि दोनों का जीवीए कॉमन है, तो हमने इसका निकाल के इसका ऑटोमेटिकली अप्लाई कर दिया, समझ आया। तो हमारे पास 700 करोड़ कुछ आपका इसका आंसर आया होगा। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को, हाँ या ना। फटाक से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेटा जी, अब चलते हैं अगले सवाल पर और देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो हमारे पास है एक्सपेंडिचर मेथड, फाइनली आ गया जी, बहुत बढ़िया। ये हमें नेशनल इनकम निकालने को बोल रहा है, जहां भी एक्सपेंडिचर दिखे समझ जाना एक्सपेंडिचर मेथड ही है। अब बहुत लोगों को इससे डर लगता है, तो इसको आसानी से समझा देता हूं। देख लो, सबसे पहले तुम्हारे पास आएगा जीडीपीएमपी। जीडीपीएमपी तुम इससे निकालते हो और कैसे निकालोगे, ये देखो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी घर का खर्चा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि सरकार का खर्चा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसी में सबकी भसूड़ी फंसती है, और नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। ये वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि इसको ना मैंने सुबह 4 बजे भी कहा था पिछले साल कि तुम्हारे एग्जाम में आएगा, इसकी संभावना कहीं ज़्यादा है और आया था, तो इस बात को याद रखना। अब इसी पार्ट पे तुम फंसोगे, तो इसको 200 में बांटा जाता है, डीप ले आया जाता है। देखो, तो आएगा तुम्हारा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास आता है इसका एक पार्ट, फिर दूसरा पार्ट आएगा इसका चेंज इन स्टॉक। तो आप दोनों को जब ऐड करोगे ना, तुम्हें जीडीसीएफ मिल जाएगा। पर वो इतने में मानते नहीं है, इतना भी आसान नहीं करेंगे, उनको चाहिए वो और डीप ले जाए, मतलब बुरा मत मानना, लेकिन हाँ, तो ये वाली चीज है। तो ऐसा है कि फिर आएगा तुम्हारे पास ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिर आएगा जी ग्रॉस रेसिडेंशियल, देखो पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स क्या है, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, मतलब कोई भी इंसान अपना घर बनाता है ना, तो वो वाले इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहा है। और तीसरा ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, मतलब बिजनेस के जो भी इन्वेस्टमेंट्स होंगे उसको यहां लिख दो, और जब इनको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा जीडीएमपी आ जाएगा, जीडीपीएमपी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, इसका अगर तुमने चाहो तो एक वो ले लेना ओवरव्यू, वैसे इसके अंदर भी और चीजें निकलती हैं। अगर नेट फिक्स्ड, इसको भी हम 2 हिस्सों में और बांट सकते हैं बाय द वे, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है ना, एक पार्ट ये रहा, और दूसरा पार्ट हो जाएगा इसका डेप्रीसिएशन, यानी कि डेप्रीसिएशन इसमें ऐड करो तो ग्रॉस बन जाएगा। मतलब तुमने उसमें पढ़ा होगा पहले, अब मैं इसको इतना डिटेल में बताऊंगा नहीं, समझाऊंगा नहीं, क्योंकि अपन क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। देखो, तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले अपन ने इसको ले लिया यहाँ पे, जैसे अपन ने अभी जीडीपीएफसी लिखा, जीडीपीएमपी लिखा, तो अपन ने लिखा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस जीडीसीएफ प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। जो जो चीजें लिखते जाओ, तो देखो 1200 तुम्हारे पास ये लिखा है, तो 1200 इधर लिख दो, प्लस गवर्नमेंट का खर्चा कितना लिखा हुआ है 500, तो 500 यहां लिख दो, ठीक है। तो देखो 2 चीजें हो गई, ये दोनों चीजें हो गई। अब देखो बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बिजनेस का फिक्स्ड खर्चा जो है वो यहाँ लिखा हुआ है ना, हाँ, तो ये वाला खर्चा यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज कितना हो गया 800 करोड़। तो एक काम करो, इसको ब्रैकेट में लिखो 800, ठीक है। तो तुम्हारे पास ये आया। अब दूसरे खर्चे कहां दिखा रहा है, दूसरा खर्चा है जी आपके पास पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है 70, तो आप 70 भी ऐड कर दो, ऐड 70 एज वेल, है ना, 70 भी ऐड कर दो। फिर आया तुम्हारे पास चेंज इन स्टॉक, लो भैया चेंज इन स्टॉक को भी ऐड करो, दैट इज -50, -50 इज चेंज इन स्टॉक, ठीक है। और एक्सेस ऑफ इंपोर्ट्स ओवर एक्सपोर्ट्स, यानी कि जो नेट एक्सपोर्ट्स हैं वो फाइनली तुम्हारे कितने हैं -100, मतलब नीचे लिख देता हूं इधर -100, ये तुम्हारे नेट एक्सपोर्ट्स हैं। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो 1200 और ये 1500 यानी कि 1700, 1700 में से 100 माइनस कर दो, कितना हो गया 1600,
1600 हो गया। तो ये वाला पार्ट पूरा सॉल्व हो गया। अब बचा हुआ ये है, तो इसको कितना निकालोगे जी, 800, 870 और कितना हो गया, 820 हो गया, 820 हो गया। तो कितना हो गया तुम्हारे पास, ये हो गया भैया तुम्हारे पास 2420। तो 2420 तुम्हारे पास इसका आंसर आया, ठीक है। लेकिन तुम्हें क्या चाहिए, नेशनल इनकम चाहिए ना, तो तुम्हारा है भाई जीडीपी एमपी आया है। अब इसको बनाना है एनएनपी एट एफसी, तो इसमें से डेप्रीसिएशन माइनस करो, इसमें से तुम एनएफआईए ऐड करो, है ना, और इसमें से तुम एनआईटी को माइनस करो, तो तुम्हारा ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो डेप्रीसिएशन में एनआईटी में सब माइनस करते जाओ। एनआईटी कितना रहा, एनआईटी है 150, तो लो भैया 150 इसमें से माइनस कर देना, 2420 माइनस 150, ठीक है। डेप्रीसिएशन कहाँ गया, डेप्रीसिएशन ये रहा 200, तो लो माइनस 200 और कर दो, ठीक है। फिर क्या किया तुमने, एनएफआईए ऐड करना है 80 और ये ऐड कर दो। तो देखो 80 ऐड किया कितना हुआ, 2500 हो गया, 2500 हो गया और कितना 350 हटा दो, 2500 माइनस 350 विल गिव यू 2150 करोड़। ये तुम्हारा आंसर होना चाहिए एनएनपी एट एफसी के अनुसार, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर है, क्लियर। कुछ नहीं था, इजी था, बस तुम्हें इसके कंपोनेंट समझ आने चाहिए। अगर तुम कंपोनेंट समझ गए तो तुम्हारा आंसर सही आ जाएगा। देखो 2150 तुम्हारा आंसर है, क्लियर। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं इसके अलावा। अब हमें डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, ठीक है। तो लो भैया, अब तुम्हारा पिछले में समझा चुका हूं ना, तो अब लिखो इससे फटाक से अब आगे बढ़ते जाओ। जीडीपी एट एमपी, एमपी आपको निकालना है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस सरकार का खर्चा प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। ये तुम्हें याद हो जानी चाहिए, ये बात याद रखना। चलो अब देखो फटाक से कितना हुआ, हाउस होल्ड 800 करोड़, ये तुम्हारा कितना हुआ, सरकार का खर्चा हुआ 170 करोड़। लो भैया 170 तुम्हारा सरकार का खर्चा हो गया। फिर बोल रहा है गवर्नमेंट का, सॉरी, बिजनेस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट और पब्लिक के दिख रहा है ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स। तो देखो कितना हो गया, ये देखो ये हो गया 150, 120 और 500, 150 प्लस 120 प्लस 500, ठीक है। और भी कुछ है क्या, तो देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और हो गया हमारे पास ये हो गया, ठीक है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स यानी कि चेंज इन स्टॉक 140 और ऐड कर दो, 140 और ऐड कर दो प्लस 140 अगेन ऐड कर दो। तुम्हें दिख रहा है क्या, तुम्हें स्क्रीन के बाहर दिख रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, तो 140 और ऐड कर दो, ब्रैकेट वहां पे बंद कर देना, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये भी हो गया। अब बोल रहा है एक्सेस ऑफ इंपोर्ट्स ओवर एक्सपोर्ट्स, तो इसमें क्या समझ आएगा, ये कितना है जी, ये 20 है, तो मतलब आपके एक्सपोर्ट्स कम थे इंपोर्ट्स से, तो माइनस 20 कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो, कितना आएगा, देखो 800 और 800 और ये देखो इसको अपन 150 मान लेते हैं क्योंकि 20 अपन ने 170 से माइनस कर दिया। 150 कितना हो गया, 950। 950 में क्या ऐड करना है, देखो 500, हाँ 500 ये हो गया 650, 650 और 720 नहीं 770, सॉरी 770, 770 और 810 और 910, तो लो भैया 910 ये हो गया, 910 ये हो गया, ठीक है। अब इसको कर लो, सॉल्व करो, ट्राई करो, कितना आया, तो क्या 960 और 1860, तो क्या 1800 नहीं, एक सेकेंड, सही है क्या, सही तो किया ना मैंने, 500 प्लस 140, 500 प्लस 140 640, 640 और 640 और 660, 760, 760 और 860, 860 और हाँ ठीक है, ठीक है, सही तो है, सही तो है, ठीक है। तो देखो कितना हुआ, ये हो गया हमारे पास 1860 हो गया, ठीक है, 1860 ये हो गया आपका जीडीपी एट एमपी, क्लियर। चलो क्लियर है भैया, चलो ये आपका इधर आ गया आंसर। अब बोल रहा है आपको निकालना है डोमेस्टिक इनकम यानी कि एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी यानी कि आपको एनआईटी माइनस करना है और आपको माइनस करना है डेप्रीसिएशन, और कोई चेंज करने की आपको जरूरत है नहीं। तो देखो 1860 में माइनस किया आपने डेप्रीसिएशन किधर है जी, यह 40 और एनआईटी है आपका 70, तो माइनस किया 40 माइनस किया 70 एंड यू विल गेट योर आंसर, दैट इज कितना हो गया 130, 130 यानी कि 130 नहीं 110 यानी कि 1750, 1750 शुड बी योर आंसर, एनडीपी एट एफसी 1750 आपका आंसर होना चाहिए। क्या ये आंसर है, लो भैया 1750 इज योर आंसर, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर आ गया है, ठीक है, समझ आया, चलो जी बहुत बढ़िया।
क्लियर 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 क्लियर। चलो हमारा भी आया था 1860, ये भी 1860 ही है। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आ रहा होगा। नाउ आई वॉन्ट कि तुम भी अब इसको प्रैक्टिस करो। नाउ आई वॉन्ट यू टू कॉमेंट डाउन बिलो व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर दिस। ये भी यहां पे क्या है बेटा, नेशनल इनकम निकालने को बोल रहा है, सेम क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है। नाउ आई हैव सॉल्व्ड ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चंस। नाउ थर्ड वन इज योर होमवर्क। तुम्हें कमेंट में मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या है, ठीक है, समझ आया। चलो जी, इफ यू वांट टू हैव अ लुक एंड अ स्क्रीनशॉट यू कैन हैव अ लुक एंड हैव अ स्क्रीनशॉट हियर, ठीक है बेटा। आई होप कि तुम इसे करोगे और मुझे कमेंट्स में जरूर बताओगे। नाउ अब एक छोटी सी चीज बोल रहा हूं बस, एक क्वेश्चन जब ढंग से सॉल्व कर लोगे ना तो देखो कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगली बार एक बार और आया है सेम वैल्यूज के साथ, ऑलमोस्ट सेम वैल्यूज है, कुछ भी डिफरेंस नहीं, तुम देखोगे दोनों को तो कुछ नहीं पता चलेगा इधर, लेकिन डोमेस्टिक इनकम निकालने को बोला है और पिछले वाले में तुम्हें नेशनल इनकम निकालने को बोला है। बस वैल्यू सेम है, 2000, 1500, 1000, 450, ये देखो ये देखो ये देखो 2000, 1500, 1000, 450, ये देख रहे हो सब। तो ये भी तुम्हारा होमवर्क है और ये तुम कमेंट से मुझे बताओगे। क्यों? ऑलरेडी तुम एक क्वेश्चन कर चुके हो, ये तुम्हारा अगले 5 सेकंड में आ जाएगा। एक ही तो स्टेप और है, इनफैक्ट इसमें तो एक स्टेप और कम हो रहा है, तो तुम लोग ये भी आंसर बता सकते हो, ठीक है। और तुम नेक्स्ट देखो, एक और फिर रेपिटेशन हो रहा है। यहां पर उधर नेशनल इनकम निकालने को बोला सेम वैल्यूज के साथ, यहां पे सेम वैल्यूज से डोमेस्टिक इनकम निकाला, अब सेम वैल्यूज के साथ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, डेप्रिसिएशन माइनस करना, आंसर आ जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन में तुमने 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली। सो बेसिकली तुम्हें इसका भी मुझे आंसर बताना है, और वैसे पता है क्या है ना, एक क्वेश्चन का आंसर आएगा, तीनों का आ जाएगा, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहां पर हमारा नेशनल इनकम वाला पार्ट खत्म होता है। चाहो तो इसका भी फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो दोस्त, हो गया। अब चलते हैं दूसरे यूनिट पे जिससे हमें सवाल आता है, दैट इज मनी एंड बैंकिंग। इससे भी सवाल ऐसा होता है कि मतलब चॉइस है, या तो आपसे बैंकिंग का रोल पूछ लिया जाएगा, आरबीआई का रोल पूछ लिया जाएगा, या तो आपसे पूछा जाएगा सीआरआर एसएलआर कैसे काम करते हैं, या कोई पिक्चर वाला कोई क्वेश्चन आ जाएगा कि बताओ इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, ऐसा कुछ करके अगर होगा तो वो आ जाएगा। वरना इससे अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो कैसा आएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो पहली बात तो M1 वाला मेजर है ना, तो मैंने यहाँ पे M1, M2, M3 कैसे निकालते हैं वो मैंने इसमें नहीं लिखा है ना। उसमें देखो न्यूमेरिकल जैसा क्वेश्चन है, M1, M2, M3 कैसे निकालते हैं वो तुम वन शॉट में देख लेना। उसका जनरली कोई भी वो नहीं आता है, मतलब कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आएगा तो लो M1 बता देता हूँ, M1, M2, M3 मतलब सिंपल वैल्यू से सामने सामने क्वेश्चन होता है। करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक, है ना, डिमांड डिपॉजिट्स बाय द बैंक, कमर्शियल बैंक और अदर डिपॉजिट्स, ऐसे तीनों को ऐड करना, तीनों की चीजें लिखी होंगी, तीनों को ऐड करना, तुम्हारा M1 आ जाएगा। M2 के अंदर ऐसे एक और फॉर्मूला होता है M3, M4 करके, तो वो इजी, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब तुम्हें बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो फॉर्मूला तुम लोग एक बार देख लेना, ये इतना बड़ा कंसर्न नहीं हो, मुझे लगता है कर भी लेंगे बच्चे, ठीक है। तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ इस वाले पार्ट को, है ना, 1 मार्क का ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा वो। पर जो मेन क्वेश्चन आता है इससे उस पर फोकस करते हैं। देखो अब यहां पे कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन तुम्हें दिख नहीं रहा है, लेकिन वो बोल रहा है कि किसी चीज को तुम न्यूमेरिकली एग्जांपल के साथ सॉल्व करके बताओ। तो कैसा एग्जांपल लोगे? तो एक एग्जांपल याद रखना, देखो रिजर्व रेशियो एंड क्रेडिट क्रिएशन आर इनवर्सली रिलेटेड, डू यू अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट। ये बोल रहा है कि रिजर्व रेशियो हो और क्रेडिट क्रिएशन, रिजर्व रेशियो क्योंकि देखो क्या होता है, जैसे बैंक के पास NDTL है ना, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज होती है, मतलब टोटल डिपॉजिट कितना हुआ बैंक के पास। मान लो 100 करोड़ बैंक के पास आया, तो सरकार ना 100 करोड़ बैंक को रखने नहीं देती, उसको बोलती है थोड़े से इसमें रिजर्व्स दे दो हमें, जिसे हम LRR भी कहते हैं, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। वो बोलती है कि सुनो एक काम करो, इसका 20% हमें दे दो, या इसका 25% हमें दे दो, या इसका 50% हमें दे दो, मतलब सरकार डिसाइड करती है। सो रिजर्व रखने पड़ते हैं। अभी बोलता है कि रिजर्व से जो क्रेडिट की अवेलेबिलिटी है, कि मतलब 20 करोड़ रुपए निकाल के रख दिए, 50 करोड़ निकाल के रख दिए, जितना भी परसेंटेज होगा, बचा हुआ जो पैसा है वो हम जो जिसे हम लोन पे दे पाते हैं, जिसे हम क्रेडिट कहते हैं, कि जो बैंक के पास बचा हुआ पैसा होगा जनता का, वो फिर लोन पे दे देगी। तो ये कैसे आपस में रिलेटेड है ना, ये आपस में क्या इनवर्सली रिलेटेड है। सो क्या आप इस बात से अग्री करते हो? तो देखो कैसे इसको सॉल्व करोगे, आंसर करोगे, तो इस बात को देखो ध्यान से समझना। हमारे पास क्रेडिट क्रिएशन का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसे कहते हैं 1/LRR, ठीक है। अब ये क्या होता है,
मान लो लेट्स से कि अपन ने 10% LRR रखा, यानी कि 1/10%। अब 10% को मैं दूसरी भाषा में 1/0.1 भी लिख सकता हूं, है ना। तो ये क्या बताएगा, जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये बोलेगा भैया मैंने 10 गुना पैसा बनाया जितना इनिशियल डिपॉजिट आया। मान लीजिए अगर 100 करोड़ आया होगा इनिशियल डिपॉजिट, इनिशियल डिपॉजिट 100 करोड़ होगा, तो उसका 10 गुना आपने पैसा बना लिया, है ना। जैसे कि 10 गुना क्रिएशन कर दिया क्रेडिट का, तो क्या होगा जी, मान लो आपने 1000 करोड़ का फिर क्रेडिट बना लिया होगा, ठीक है। 1000 करोड़ रुपए आपने इकोनॉमी में लोगों को लोन पे दे दिए होंगे, ऐसा मान लिया जाता है, ठीक है, ऐसा होता है। अब होगा क्या, मान लीजिए यही क्रेडिट क्रिएशन के कॉन्सेप्ट से मैं काम करता हूं, मैं बोलता हूं कि भैया अब ये रिजर्व जो रिक्वायरमेंट है वो 50% है। 50% यानी कि 50% आपको पैसे जमा रखना है, जिसको मैं दूसरी भाषा में कह सकता हूं 0.5, है ना भाई। 50/100 मतलब 0.5 हो गया, ठीक है, 0.5। अब इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, 2 टाइम्स। और इनिशियली अगर 100 करोड़ आपके हाथ में आया तो आप उसका दुगना लोन क्रिएट कर पा रहे हो, यानी कि आप मात्र 200 करोड़ का क्रेडिट क्रिएट कर पा रहे हो। तो इससे समझ क्या आया कि जब लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ता है तो क्रेडिट का क्रिएशन कम हो जाता है। भाई सिंपल सी बात है, सिंपल लॉजिक समझना। तुम्हारे पैंट में जेबों में 100 रुपए का नोट है, जितना मम्मी पापा लोगों को क्या होता है ना, ऐसे होता है, आपने जेब से निकाला है, मम्मी ने बोला तेरे पॉकेट मनी में कितने पैसे हैं बता, आपने बोला मेरे पास तो 2000, मम्मी 2000 रुपए तेरे पास, तेरे पिताजी के पास वॉलेट में 2000 रुपए नहीं रखती मैं, तेरे पास 2000 रुपए कहां से आ गए। तो मम्मी बोलती ना ला फटाक से 20 रुपए रख अपने पास, बाकी से मेरे को दे दे। भाई ये स्कैम है, दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, जितना मम्मी ले लेगी कि मैं संभाल के रखूंगी, रिजर्व की तरह मैं संभाल के रखूंगी, तुम कितना खर्चा कर पाओगे, जितना मम्मी लेगी उसके बाद बचा हुआ। अगर मम्मी ज्यादा पैसा रिजर्व में रख लेगी तो तुम खर्चा कम कर पाओगे, है ना, तुम मार्केट में ज्यादा खर्चा नहीं कर पाओगे। और अगर मम्मी रिजर्व में कम पैसा रखेगी, सिर्फ बोलेगी चल 2000 रुपए तेरे पास है, 100 रुपए मुझे दे दे, तो 1900 रुपए खर्च कर पाओगे। अगर मम्मी बोलेगी 2000 में से मुझे 1500 दे दे, तो तुम सिर्फ 500 ही खर्च कर पाओगे। सो बेसिकली ऐसे होता है, जितने रिजर्व्स में पैसे रख दिए जाएंगे उतना कम ही आप लोन क्रिएट कर पाओगे इकोनॉमी में, ठीक है। यस वी अग्री विद दिस पॉइंट बिकॉज इट इज इनवर्सली रिलेटेड। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर दिया, अब इसको भाषा में लिख देना इधर, भाषा में लिख देना इधर, ठीक है। यहां पर मैंने 0.1 वाला एग्जांपल लिया, 10 गुना अपन ने पैसा बनाया, है ना, 10% के हिसाब से। मैंने 50% ले लिया था, 25% ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे 25% के हिसाब से हमने 4 गुना पैसा बनाया होगा। पहले 10,000 इनिशियल डिपॉजिट था तो आपने 1 लाख का लोन बनाया, ठीक है। अब 10,000 इनिशियल डिपॉजिट था तो अब आप 40,000 का लोन बना पाओगे। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि आप जितना ज्यादा हायर रिजर्व्स रखोगे उतना लेस आप क्रिएट कर पाओगे क्रेडिट। समझ आया, ये कॉन्सेप्ट आपने इससे समझा दिया होगा, क्लियर। तो इसकी प्रेजेंटेशन कुछ ऐसी होनी चाहिए, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए यहां पे लिखा है, ठीक है। चलो जी, प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए समझ आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन देख लो, डिफाइन क्रेडिट मल्टीप्लायर। अच्छा, न्यूमेरिकल के नाम पे यही है यहां पे, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। तो देखो डिफाइन क्रेडिट मल्टीप्लायर, अब इसी को अलग अलग तरीके से कैसे पूछा जा सकता है उसको समझने की कोशिश करना। क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है पहले तो ये बताना है, दूसरा बताना है व्हाट रोल डज इट प्ले इन डिटरमाइनिंग द क्रेडिट क्रिएशन पावर ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, यूज ए न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन टू एक्सप्लेन। अब यहां पे एक्चुअली में कोई न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने के लिए नहीं दिया, लेकिन प्रूफ करने के लिए दिया है। अब जैसे मैंने वहां पे आपको बताया, अब भी बताया क्रेडिट मल्टीप्लायर कैसे काम करता है, सेम यहां पे वही कॉन्सेप्ट करो भैया। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब होता है 1/LRR से हम निकालते हैं इसको, यानी कि जितना भी रिजर्व्स मेंटेन करोगे उसका बचा हुआ ही आप क्रेडिट लोन पे दे पाओगे। मान लीजिए 50% अगर 50% अगर मैं रखता हूं, यानी कि 50% अगर मैं रिजर्व्स में रख देता हूं तो मैं दुगना ही पैसा क्रिएट कर पाऊंगा, ठीक है। अगर मैं रिजर्व्स में मान लो 20% रखता हूं तो 1/0.2 के हिसाब से मैं सिर्फ 5 गुना पैसा बना पाऊंगा, है ना। अगर मैं 25% पैसा रखता हूं तो उस हिसाब से मैं 1/0.25 के अनुसार मैं सिर्फ 4 ही गुना पैसा बना पाऊंगा। यानी कि इट टोटली डिपेंड्स कि लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स कितनी है
उसी हिसाब से क्रेडिट क्रिएशन होता है। अब यहां पर तुम इसी चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो न्यूमेरिकली। देखो क्या बोल रहा है कि एग्जांपल के सेंस में अगर 0.2 यानी कि 20% आपका क्या है भैया, रिजर्व्स रखने हैं और 1000 आपका इनिशियल डिपॉजिट है, तो 20% यानी कि कितना, 5 गुना पैसा बना पाओगे, है ना। सी क्रेडिट मल्टीप्लायर के लिए क्या होता है जी, क्रेडिट क्रिएशन है, क्रेडिट मल्टीप्लायर के लिए क्या करोगे, 1/0.2 यानी कि 20% कर दोगे तो 5 गुना पैसा बनाओगे। 1000 का 5 गुना कितना होता है, 1000 का 5 गुना 5000 होता है, बराबर बात, समझ आया। वेयर एज अगर इसी को हम चेंज करके क्या कर दे भैया, चेंज करके हाँ 0.5 कर दे, मतलब 50% कर दे, तो आप दुगुना ही पैसा बना पाओगे, यानी कि आप दुगुना पैसा बना पाओगे, मतलब 1000 का 2000 बना दोगे बस, और क्या होगा, दुगुना ही बना पाओगे, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। दैट मींस ये सेम वही बात बोली है कि इनिशियल डिपॉजिट के अनुसार क्या होता है, इनिशियल डिपॉजिट तो सेम है, लेकिन क्रेडिट क्रिएशन कैसे चेंज होता है, अगर मान लो डिक्रीज क्यों होगा, क्योंकि इंक्रीज हो जाएगा आपका रिजर्व में। वही जो बात मैंने वहां पे बोली, वही सेम चीज यहां पर भी आपको लॉजिक लगाना है, और कुछ नहीं, दोनों सेम बातें करेंगे, क्योंकि बात तो एक ही पूछी है ना, क्रेडिट क्रिएशन कैसे काम करता है। और पूछ रहे हैं क्रेडिट क्रिएशन क्या इनवर्सली रिलेटेड होता है, हाँ होता है। तो दोनों बातें, दोनों आंसर सेम ही तो हैं, बस एक में आपको अग्री करना है और एक में आपको एक्सप्लेन करना है, और कुछ नहीं, ठीक है, समझ आया। चलो अब सॉल्व करने वाला एग्जांपल है, ठीक है। सपोज इन एन इकोनॉमी प्राइमरी डिपॉजिट इज 500, मतलब इनिशियल डिपॉजिट जो है आपका वो 500 करोड़ है, ठीक है। रिजर्व रिक्वायरमेंट्स कितनी है, 25, LRR इज 25%, 25%, ठीक है। एस्टिमेट द टोटल डिपॉजिट क्रिएटेड एंड टोटल लेंडिंग बाय द बैंक। चलो बहुत बढ़िया, सिंपल क्वेश्चन है। देखो हम क्रेडिट क्रिएशन के कॉन्सेप्ट को अगर देखें तो हमें पता है LRR 1/LRR के कॉन्सेप्ट से हम चलते हैं 0.25, क्योंकि 25% का 0.25 ही बनेगा, ठीक है। दैट मीन्स मैं 4 गुना पैसा बनाऊंगा इनिशियल डिपॉजिट का, 4 टाइम्स, ठीक है। तो कितना टोटल डिपॉजिट्स कितने हुए, देखो टोटल डिपॉजिट्स जो होंगे वो इनिशियल इनटू क्रेडिट मल्टीप्लायर, या क्रेडिट मल्टीप्लायर जो भी कॉन्सेप्ट होगा ना, क्रेडिट क्रिएशन क्रेडिट मल्टीप्लायर है ना, CM लिख दो, चलो इधर CM लिख दो, क्रेडिट मल्टीप्लायर जो है उससे कर दो, तो कितना आ गया, दैट इज कितना था हमने हमारे पास 500 था ना, 500 इंटू 4, 500 इंटू 4, दैट मीन्स यू हैव क्रिएटेड टोटल ऑफ 2000 करोड़, 2000 करोड़ आपका टोटल डिपॉजिट है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें लॉजिक पता है, क्या तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है कि हम कब रुक जाते हैं प्रोसेस में, जब हमारे टोटल रिजर्व्स आर इक्वल टू आवर इनिशियल डिपॉजिट, तब हम रुक जाते हैं। आपको याद है मैंने आपको पढ़ाया था पहले। अब यार पूरा प्रोसेस वो टेबल नहीं बना सकता मैं, क्योंकि अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, बार बार बोल रहा हूं मैं चीज। अगर किसी ने नहीं पढ़ा एक बार चैप्टर जरूर देख लेना। तो जब टोटल रिजर्व्स हमारे इनिशियल डिपॉजिट के बराबर हो जाते हैं तब हम रुक जाते हैं। इनिशियल डिपॉजिट कितना था, 500 करोड़, तो टोटल रिजर्व्स भी अभी कितने होंगे, 500 करोड़, हाँ या ना। तो भैया एक बात समझो, टोटल डिपॉजिट्स में से अगर मैंने रिजर्व्स में जितने पैसे थे वो हटा दिए, यानी कि टोटल डिपॉजिट्स में से मैंने अगर टोटल रिजर्व्स हटा दिए तो क्या मुझे टोटल लेंडिंग नहीं मिल जाएगी। अरे हाँ सर, क्या बात बोल रही है, सिंपल सी तो बात है कि भैया 2000 करोड़ रुपए मैंने बनाए, ठीक है, जिसमें 500 करोड़ सरकार ने रख लिए रिजर्व के नाम पे, तो बचे हुए कितने उधार दे सकता हूं मैं 1500 करोड़ उधार दे सकता हूं। दैट इज माई लेंडिंग, टोटल लेंडिंग, ठीक है, समझ आया। तो क्या पूछा था, टोटल डिपॉजिट कितना है आपके पास और टोटल लेंडिंग कितनी है, तो ये रहा टोटल डिपॉजिट, ये रही आपकी टोटल लेंडिंग, ठीक है, समझ आया। तो देखो 2000 करोड़ टोटल डिपॉजिट, 1500 टोटल आपकी लेंडिंग, ठीक है, समझ आ गया, क्लियर है। ये ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं बस, ठीक है, और इससे ज्यादा क्वेश्चन होते भी नहीं है। ये क्वेश्चन एक और है जो मनी एंड बैंकिंग से आता है, इसमें आपको कंपेयर करने को बोल रहा है। देखो हाइपोथेटिकल इकोनॉमी है, सेम वही कॉन्सेप्ट है, वही फॉर्मूले हैं। बोल रहा है सेंट्रल बैंक ने इंक्रीज कर दिया LRR 20 से 25% कर दिया, टोटल प्राइमरी डिपॉजिट जो है वो है 1000। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ राइज इन रिजर्व रेशियो ऑन क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। ये बोल रहा है कि एक बार लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट थी 20%, उसको चेंज करके कर दी 25%, ठीक है, बढ़ा दिया, ठीक है।
ये बोल रहा है कि क्रेडिट कितना क्रिएट होगा उसका डिफरेंस बताओ, मतलब ये बता रहा है कि उससे क्या असर पड़ेगा, कि समाज में हम ज्यादा लोन दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, क्या होगा बताओ। देखो अंदाजा ऑलरेडी हमें पता है, जब लीगल रिजर्व रेशियो का जो परसेंटेज होता है ज्यादा होता है तो लोन कम दिया पाता है ना। अपन ने बताया था ना, मैंने बोला था ना आपको कि मम्मी ज्यादा पैसे रख लेगी तो खर्चा भी कम कर पाऊंगा। बैंक से अगर आरबीआई लोन रिजर्व ज्यादा रख लेगा तो लोन भी कम दे पाएगा ना, क्योंकि उसके हाथ में पैसा नहीं है। अब समझ आया? तो सेम कॉन्सेप्ट है, पर इसको अपन प्रूव करते हैं नंबर्स के साथ। देखो क्रेडिट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR यानी कि 1/0.2 दैट इज 5 टाइम्स। तो यहां पे आप 5 गुना पैसा बनाओगे, ठीक है। यहां पर देख लो सेम चीज, क्रेडिट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR इज इक्वल टू 1/0.25 विल गिव यू 4 टाइम्स। तो ये भी आपको क्लियर है, 4 गुना आप पैसा बनाओगे, 4 गुना पैसा बनाओगे, हाँ या ना। अब देखो इधर 5 गुना पैसा बना रहे हो क्योंकि आप 20% से इधर रिजर्व में रखते हो या 25% रिजर्व में रखते हो, तो 4 ही गुना पैसा बना पा रहे हो, क्रेडिट क्रिएट कर पा रहे हो। अब देखो क्या करना है अपने को, लेंडिंग रेट जो अपन को निकालनी हो कैसे निकालोगे, 1000 × 5 विल गिव यू 5000। ये 5000 जो करोड़ होगा ये आपका यहां पर क्रेडिट क्रिएशन होगा इस कॉन्सेप्ट के अनुसार। यहां सेम वे में देखोगे तो आपका 1000 × 4 विल गिव यू 4000 करोड़। ये तुम्हें बताएगा कि ये तुम्हारा इस रेट के अनुसार क्रेडिट क्रिएशन रेट होगा, है ना, जो क्रेडिट मल्टीप्लायर रेट होगा। तो इसमें नुकसान कितना हो रहा है, यू आर नाउ क्रिएटिंग 1000 करोड़ लेस बिकॉज ऑफ हायर रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। 1000 करोड़ लोन अब कम दे पाओगे, 1000 करोड़ रुपए का लोन अब कम दे पाओगे, उसका मात्र एक रीजन ये है कि अब रिजर्व रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दिए गए हैं और कुछ नहीं। यही सब एक्सप्लेन करना है यहां पे और ये हो भी रहा है। देखो ये 5000 तुमने क्रिएट किया पहले वाले के सिनेरियो से 20% के हिसाब से, 25% के हिसाब से 4 गुना पैसा बनाओगे, 4000 करोड़ बनाओगे, ठीक है, 4000 करोड़ का लोन दोगे। ये देखो क्या हो पा रहा है, 20 से 25 में एक चीज समझ आ रही है, आप 1000 करोड़ कम लेंड कर पाओगे, ठीक है, समझ आया। तो ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो तुम्हें हर तरीके से क्लैरिटी देगा, बस शर्त ये कि थोड़ा सा पहले आना चाहिए, कि थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। वो नहीं होगी तो तुम्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। चलो अब सीधा आते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में। चलो बेटा अब करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के सारे न्यूमेरिकल्स। देखो 4 मार्क के क्वेश्चंस के लिए जो 3 होते हैं, तुम्हारे 3 क्वेश्चन होते हैं 4 मार्क वाले, उसमें 2 क्वेश्चन तुम्हें इससे दिखते हैं मोस्ट प्रोबेबली, है ना, मोस्टली तुम्हें यही दिखेंगे, इसी यूनिट से दिखेंगे तुम्हें। 4 मार्क वाले क्वेश्चन में जो 3 क्वेश्चन होते हैं उसमें से 2 क्वेश्चन तुम्हें इसमें से ही मिलेंगे, उसमें से भी एक न्यूमेरिकल होता है। न जाने पता नहीं क्यों टफ लगता है तुम लोगों को इतना, लेकिन बहुत सिंपल होता है, बहुत साधारण होता है, कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती उसके अंदर। तो इसको जरा समझते हैं, टेंशन मत लो, हर एक चीज समझाऊंगा और ध्यान से सुनते जाना तो हर एक चीज समझ भी आती जाएगी तुम्हें। देखो सबसे पहले बोल रहा है सपोज एन इकोनॉमी इज एन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, यानी कि इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। अब बोल रहा है कैलकुलेट द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, आपको इन्वेस्टमेंट्स निकालना है। बोल रहा है जब नेशनल इनकम दी हो 40,000 करोड़, मतलब ये आपको 40,000 दिया हुआ है, तो वाई लिख देता हूं इधर 40,000 करोड़, ठीक है। बोल रहा है एमपीसी दिया हुआ है 0.8, यानी कि आप इसका 80% खर्चा कर देते हो, 0.8 है, 80% आप अपनी इनकम का खर्चा करते हो। और ऑटोनॉमस कंजम्पशन जो है वो है आपका 40 नहीं 100 करोड़, 100 करोड़ आपका ये है। अब इसको भाई हम कैसे इलेबोरेट और कर सकते हैं, फर्दर हम इसको ऐसे इलेबोरेट कर सकते हैं, y इज इक्वल टू सी बार प्लस एमपीसी बाय y प्लस इन्वेस्टमेंट्स। ये अपन ऑलरेडी जानते हैं, पहले पढ़ रखा है अपन ने, नहीं पढ़ा तो इसको ऐसा याद कर लो, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, इधर हमने डाला भैया 40,000 करोड़, ठीक है, हमारे पास y की वैल्यू यही थी। ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितना है 100 करोड़, ऑटोनॉमस कंजम्पशन है 100 करोड़, ठीक है, 100 करोड़ है। एमपीसी 0.8 है, किसका, इनकम का, तो 0.8 इंटू 40,000 करोड़। अब बेटा 0.8 को ना यूजुअली आप परसेंटेज मान सकते हो, तो किसी को लगता है ना सर डेसिमल्स में कैसे मल्टीप्लाई करूं, 80% ऑफ 40,000, समझ गए, इतना सिंपल है ये। और इन्वेस्टमेंट्स तो हमें निकालना ही है, तो देखो 80% कितना होता है 40,000 का, 32,000, तो कितना हो गया 32,100 करके आपके पास ये आ गया,
ठीक है, और इधर आ गया आपके पास 40,000। अब क्या करोगे, 40,000 से इसको माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, तो तुम्हारे पास आ जाएगा इसका आंसर इन्वेस्टमेंट्स का, दैट इज 7,900 करोड़ इज योर इन्वेस्टमेंट्स। इतने की तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है इकोनॉमी में। समझ आया, समझ आया, क्लियर है? बहुत सिंपल क्वेश्चन था ना, बस यही तो था तुम्हारा क्वेश्चन, यही था तुम्हारा क्वेश्चन। देख लो, चेक कर लो। लो भैया, ये आ गया तुम्हारे पास, इसका इन्वेस्टमेंट कितना है, कितना इन्वेस्टमेंट है, 7,900 करोड़। क्लियर, समझ आ गया? बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है, न्यूमेरिकल, वही वाली जैसी बात बोली मैंने, न्यूमेरिकल तुम्हें दे नहीं रहे हैं लेकिन एक अंदाजा पूछ रहे हैं कि न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करो इस पूरे कॉन्सेप्ट को। बोल रहा है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टेट किया कि वो इन्वेस्टमेंट्स करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, प्रोडक्टिव कैपेसिटीज बढ़ाएंगे, लार्ज मल्टीप्लायर इंपैक्ट पड़ेगा, ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। इन व्यू ऑफ दिस, capital investment outlay is being proposed to increase steeply in budget 2023-2024 by 1,000 crore. Based on the given text and common understanding, explain the working process of increase in investment on the national income assuming the marginal propensity to save to as 20%. देखो, ये बोल रहा है कि 1,000 करोड़ सरकार इन्वेस्ट करेगी और एडिशनल और इन्वेस्टमेंट्स आएंगी हमारी इकोनॉमी में। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट कितनी है भैया अपने पास, इन्वेस्टमेंट एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स हमारी हैं 1,000 करोड़। यही 1,000 करोड़ क्या बनेगा, इनकम बनेगा, हाँ या ना? ये 1,000 करोड़ इनकम में आएंगी तो ये इनकम की तरह बन जाएंगी, है ना? इनकम बनेगी 1,000 करोड़ पहली बार में 1,000 करोड़ की इनकम होगी। फिर बोल रहा है आपकी जो सेविंग्स है वो 20% होने वाली है। कितनी सेविंग्स आपकी 20% होने वाली है। तो चेंज इन सेविंग्स कितना है भैया, चेंज इन सेविंग्स जो है आपका है 20%। तो 1,000 करोड़ का 20% कितना होता है दोस्त, 200 करोड़। बचा क्या, 800 करोड़। ये क्या हुआ, ये आपका खर्चा है, ये आपका खर्चा है। आप 1,000 में से 200 बचाते हो और 80% खर्चा करते हो, मतलब 800 करोड़ खर्चा करते हो। ये वापस जो खर्चा होगा, किसी का खर्चा किसी की इनकम, 800 करोड़ यहाँ आएगा। 800 करोड़ में से 20% फिर निकाला जाएगा, 160 हो गया 20%। फिर बचा हुआ जो होगा, जो कि होगा आपका 640 ना, हाँ 640। तो 640 जो बचा होगा वो इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर 640 जो है खर्चा किया जाएगा तो वापस इनकम होगी 640 की। द प्रोसेस विल गो ऑन, प्रोसेस विल गो ऑन टिल व्हाट, टिल व्हाट, जब तक आपके इनिशियल जो आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आपकी टोटल सेविंग्स के बराबर ना हो जाए। ठीक है, समझ आया? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो, अब एक मेरी बात को ध्यान से सुनना। इसमें आप के मल्टीप्लायर से निकाल सकते हो। के कैसे निकाला जाता है, 1/MPC का ऑप्शन होता है, MPS होता है। MPC का निकालना हो तो 1/1 - MPC होता है। तो देखो 1/MPS यानी कि 0.2 था, 0.2 था, यानी कि आप 5 गुना पैसा बनाने वाले हो। कितना, 5 गुना पैसा। तो आप 1,000 करोड़ का 5 गुना यानी कि 5,000 करोड़ बनाने वाले हो। ठीक है, 5,000 करोड़ जो है आप बनाने वाले हो। ठीक है, यू गोना मेक 5,000 करोड़। तो देखो, यही चीज एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास पूरा प्रोसेस था। देखो, MPC अगर 0.2 है तो उसका 80% जो है सेव किया जाएगा, तो 200 करोड़ सेव करोगे। 1,000 करोड़ में से बचेगा कितना, आपका 800 करोड़, जो कि खर्चा किया जाएगा। एक का खर्चा दूसरे की इनकम होती है। वंस एक्सपेंडिचर इज अनदर्स इनकम। ठीक है, समझ आया? अब ऐसे इस प्रोसेस को चलाओगे तो क्या होगा, मैंने क्या बोला था, चेंज इन सेविंग्स आपकी टोटल 1,000 करोड़ हो जाएगी। किसके बराबर, जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स आए आपके, है ना? आपकी 5,000 करोड़ की आपकी इनकम हो जाएगी, जो मैंने भी निकाल के बताया, और 4,000 करोड़ का क्या होगा, आपका खर्चा होगा। क्योंकि 5,000 का 80% खर्चा करते हो तो 4,000 करोड़ खर्चा होगा। ठीक है, तो देखो 5 टाइम्स आप पैसा बनाओगे। सो यही तो अपन ने बोला। Thus, the above schedule indicate the increase in investment, that is 1,000 crore, will lead to total increase in national income, that is 5,000 crore, which will be 5 times of the investment increase. कि जितना आपने इंक्रीज किया इन्वेस्टमेंट, उसका 5 गुना हमने पैसा बना लिया, 5 गुना नेशनल इनकम बढ़ गई। ये पॉइंट प्रूव करता है। इसे मल्टीप्लायर इंपैक्ट कहते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, यानी कि एक इन्वेस्टमेंट से कितना ज्यादा इंपैक्ट पड़ गया।
कितनी इनकम बढ़ गई नेशन की, ठीक है, उस चीज को बताता है। तो ये आप इधर कॉन्सेप्ट समझ गए, ये मैंने ऑलरेडी वैसे समझा रखे हैं वैसे, तो आपको ये समझ आई गई होगी बात। चलो अब बोल रहा है फॉर टू हाइपोथेटिकल economies A and B, the value of MPC stands 0.6 to 0.8 respectively. Assuming for both the economies autonomous consumption is to be 40 करोड़ एंड इन्वेस्टमेंट इज 100 करोड़। तो देखो ऑटोनॉमस कंजम्पशन जो है हमारा 40 करोड़ है, इन्वेस्टमेंट्स हमारे हैं 100 करोड़ के। अब बोल रहा है पहले केस में, फर्स्ट केस में, कि आपको एक ब्रेक इवन लेवल पर इनकम बतानी है कितनी होगी, ठीक है, ब्रेक इवन लेवल पर आपको इनकम बतानी है, ये बोल रहा है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ब्रेक इवन लेवल का मतलब क्या होता है, आपकी इनकम और आपका खर्चा बराबर है, यही होता है, हाँ या ना, इसी का मतलब होता है यस और नो, कि इनकम और खर्चा दोनों बराबर। तो देखो इनकम इज इक्वल टू सी प्लस क्या बोलते हैं, सी प्लस एमपीसी, सी बार प्लस एमपीसी इंटू वाई, कि भाई सी को मैं और कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूं, सी बार प्लस एमपीसी इंटू वाई, ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूं, है ना। इनकम तो मुझे दिया नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं, देखो सिंपल सी बात है, मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, देखो 40 करोड़ है मेरा ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, तो 40 लिख दिया। एमपीसी कितना दिया हुआ है, देखो ए का एमपीसी जो है वो दिया हुआ है, अच्छा अपन को ए का निकालना बाय द वे, है ना, ए का अपन को एमपीसी दिया हुआ है 0.6, तो मैंने क्या किया, प्लस कर दिया 0.6 इंटू वाई। वाई तो दिया नहीं है मुझे, मतलब इनकम तो दी नहीं है, तो क्या करूंगा। अब देखो एक कॉन्सेप्ट देखो, y की वैल्यू दोनों जो है सेम वेरिएबल है, अब इनको माइनस कर दो, y माइनस 0.6 y इज इक्वल टू 40, बचा क्या, बचा आपका 0.4y, 0.4y, ठीक है, 0.4y इंटू 40। अब क्या करोगे, अब तुम स्मार्ट हो, y इज इक्वल टू 40 बाय 0.4, दैट विल गिव यू y इज इक्वल टू 100। समझ आया, इनकम कितनी है दोस्त, इक्विलिब्रियम ब्रेक इवन पॉइंट पे, ब्रेक इवन लेवल पर आपकी 100 करोड़ की इनकम है, ठीक है, 100 करोड़ विल बी योर इनकम। समझ आया, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी, देख लो। चलो अब आ जाओ हमारे पास दूसरा पॉइंट जो आता है, दैट इज, अरे चल क्यों नहीं रहा है, दूसरा पॉइंट है दैट इज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे हमारी इकोनॉमी बी की इनकम क्या होगी, ठीक है। तो देखो इक्विलिब्रियम लेवल पे इनकम फॉर इकोनॉमी बी, तो देखो इक्विलिब्रियम लेवल पे कैसे निकालेंगे, y इज इक्वल टू सी प्लस आई, है ना। अब सी प्लस आई का कॉन्सेप्ट कैसे काम करेगा, देखो इनकम तुम्हारी यहाँ पे पता नहीं अपने को, चलो अब देखते हैं यहाँ पे कितना है, तुम्हारे पास ये था सी बार दैट इज 40, सी बार दैट इज 40, सी बार प्लस एमपीसी इंटू वाई प्लस इन्वेस्टमेंट्स, है ना। अब देखो क्या करना है तुम्हें, यह आया तुम्हारा 40 करोड़, ये तुम्हारा आया 40 करोड़ प्लस एमपीसी कितना है 0.8 वाई, 0.8 वाई, ठीक है। फिर आया इन्वेस्टमेंट्स कितना है, 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है तुम्हारा, तो 100 करोड़ ये रहा। अब क्या करोगे, 100 और 40 कितना हो गया, 140 करोड़ हो गया। ये 0.8 वाई को इधर भेज दो, वाई माइनस 0.8 वाई, दैट मीन्स इट इज 0.2 वाई, हाँ या ना, 0.2 वाई अपॉन 140, तो कितना हो गया, y इज इक्वल टू 140 अपॉन 0.2, तो कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, ये ये डेसिमल हटा दूंगा तो 0 बढ़ जाएगा, और 2 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 700, यानी कि तुम्हारी इनकम जो है वो 700 करोड़ है। सेकंड वाले के लिए यू हैव अ 700 करोड़ इनकम एट इक्विलिब्रियम एंड एट ब्रेक इवन लेवल यू हैव 100 करोड़ की इनकम, ठीक है, समझ आया। आई होप कि कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ आया, बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत इजी चीजें हैं, ऑलमोस्ट सेम फॉर्मूला हर समय चलता है। यहां पर इसको फर्दर कैलकुलेट नहीं किया इन्होंने, इसके बाद कैलकुलेट किया जाता है 40 बाय 0.4 दैट विल गिव यू 100, तो 100 करोड़ तुम्हारा आंसर होना चाहिए, ठीक है। इसको कंप्लीट नहीं किया, दूसरा वाला 700 करोड़ है, ठीक है, दूसरा वाला 700 करोड़ है, समझ आ गया, क्लियर है। इनको प्रैक्टिस करते चलना, बहुत काम आएगा। देखो अब इस तरह के सवाल काफी बार पूछे गए हैं, तो इसको भी देख लो फटाक से एक बार। देखो क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट ने प्रपोज किया टू इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सप्रेस हाईवे विद एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 2000 करोड़।
2,000 करोड़ का एडिशनल इन्वेस्टमेंट आ रहा है इकोनॉमी में, जो कि सरकार करेगी। सरकार जो इन्वेस्टमेंट करती है वो हमारी इनकम होती है, जिसमें अज्यूमिंग 80% ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन, यानी कि एमपीसी जो है बोल रहा है 80% आप खर्चा कर देते हो, तो एमपीसी 0.8, एस्टिमेट द फॉलोइंग इन द ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन। बोल रहा है चेंज इन इनकम बताओ और चेंज इन कंजम्पशन बताओ। देखो सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो सिंपल सी बात है, चेंज इन इनकम निकालने के लिए आपको समझना पड़ेगा, पहले आपको के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। के की वैल्यू कैसे निकालोगे भैया? के की वैल्यू आप निकाल सकते हो बहुत सिंपल तरीके से, के की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी और ये भी। हाँ चलो ठीक है, अपन समझते हैं इसको। देखो सबसे पहले यू हैव टू फाइंड आउट कि अगर तुम 80% खर्चा करते हो इसका, तो आप टोटल कमा कितना रहा हो, कितने रहे हो, तो उसको निकालने के लिए क्या कर रही है, के की वैल्यू निकालो। देखो के की वैल्यू 1/1 माइनस एमपीसी से निकलती है, दैट इज 1/1 माइनस 0.8। कितना आया? 1/0.2, दैट इज 5 टाइम्स। तो आपने 5 गुना नेशनल इनकम बढ़ाई होगी। नाउ आपने कितना पैसा लाया था? आप लाए थे 2,000, आप लाए थे 2,000। सो यू मतलब इन्वेस्टमेंट्स तो थे वो 2,000 के थे, 5 गुना पैसा बढ़ाया, सो योर नेशनल इनकम विल राइज टू 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ की आपकी चेंज इन इनकम होगी। सो फर्स्ट थिंग यू गॉट योर आंसर, दैट इज 10,000 करोड़ इज योर चेंज इन इनकम, ठीक है। चेंज इन इनकम आपकी क्या होगी बेटा? चेंज इन इनकम आपकी होगी 10,000 करोड़, ठीक है। अब क्या बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन, चेंज इन कंजम्पशन। इनकम का 80% खर्च कर देते हो, तो एक काम करो ना, दूसरा क्वेश्चन ये सॉल्व कर लो। इनकम में से क्या करोगे? चेंज इन इनकम से क्या निकालोगे? आप अपना खर्चा निकाल लो। तो देखो 10,000 करोड़ से बेटा, 10,000 करोड़ से अगर तुमने 80% खर्चा कर दिया तो कितना होगा? 8,000 करोड़, एंड दैट इज योर चेंज इन इनकम, दैट इज योर चेंज इन इनकम, दिस इज योर चेंज इन इनकम, नहीं सॉरी, चेंज इन कंजम्पशन, माय बैड, मैं चेंज इन इनकम बोल रहा था, दिस इज योर चेंज इन कंजम्पशन। तो 10,000 करोड़ दैट इज योर चेंज इन इनकम, एंड 8,000 करोड़ दैट इज चेंज इन योर कंजम्पशन, ठीक है। सो 10,000 करोड़ इज योर चेंज इन इनकम, ठीक है। चेंज इन इनकम कैसे निकाला? के को मल्टीप्लाई किया हमने इन्वेस्टमेंट्स जो भी हुए। तो देखो क्या किया था मैंने भी, तो ये किया था 5 × 2,000, समझ आया? के मेरा 5 था और चेंज इन इन्वेस्टमेंट्स थे मेरे 2,000। कितना आया चेंज इन इनकम? मेरा आ गया 10,000, ठीक है। और आगे देख लो क्या बोल रहा है, चेंज इन कंजम्पशन कैसा है? चेंज इन कंजम्पशन सिंपल है, चेंज इन इनकम से हमने क्या किया, एमपीसी को मल्टीप्लाई कर दिया, 10,000 × 0.8 विल गिव योर चेंज इन कंजम्पशन 8,000 करोड़। सेम सवाल यहां पर है, सेम सवाल एक और करा रहा हूं, फिर तुम लोग एक पे होमवर्क दूंगा, ठीक है। तुम्हें सारे होमवर्क मुझे कमेंट्स में लिखने होंगे, क्लियर। सपोज फॉर एन इकोनॉमी गवर्नमेंट प्रपोजेस इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट फॉर, देखो सेम क्वेश्चन है, सेम तरह का क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सप्रेस हाईवे विद एन इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 2400। तो ये बोल रहा है चेंज इन इन्वेस्टमेंट्स अब 2,000 नहीं 2400 है, पिछली बार तो 2,000 थे, अब 2400 कर दिए, क्या फर्क पड़ेगा? थोड़ा सा वैल्यूज चेंज होंगे और कुछ नहीं। एमपीसी अगेन दैट इज 0.8, आप 80% खर्चा करते हो अपनी इनकम का, ठीक है। अब बोल रहा है नीचे वाली चीजें निकाल के बता दो। देखो फिर के निकालना पड़ेगा आपको, के कैसे? 1/1 माइनस एमपीसी दैट इज 1/1 माइनस 0.8 दैट इज 1/0.2 दैट इज 5 टाइम्स। समझ आ गया? ये तो अपन ने पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया, सेम तो प्रोसेस थी। अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है चेंज इन इनकम निकालो। चलो मैं तुम्हें पूरा ऐसा लिख के बता दूं, जैसे पिछली बार नहीं बताया था तो ये भी लिख के भी बता दो। देखो चेंज इन इनकम कैसे निकालते हैं? के इंटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट से, है ना। जितना भी इन्वेस्टमेंट था उसका के कितना मल्टीप्लाई कर दिया तो आपकी इनकम आ जाएगी। तो हमने 5 गुना बनाया 2400 का, 2400 का 5 गुना कितना होता है बेटा? 12,000। कितना होता है? 12,000। तो दैट इज चेंज इन इनकम इज इक्वल टू 12,000 करोड़, 12,000 करोड़ दोस्तों, 12,000 करोड़ इज गोइंग टू बी योर चेंज इन इनकम। इतनी इनकम आपकी बढ़ गई, तो ये आपका ए का तो आंसर आ गया। सेम बोल रहा है चेंज इन कंजम्पशन निकालो। अब 12,000 करोड़ इनकम है तो उसका 80% आपका खर्चा हुआ, तो मतलब ये जो बी का आंसर होगा दैट विल बी वेरी सिंपल, दैट इज चेंज इन कंजम्पशन इज इक्वल टू एमपीसी इनटू चेंज इन इनकम। इनकम का 80% खर्चा करते हो, यानी कि 12,000 करोड़ का 80% क्या होगा? 80% क्या होगा 12,000 करोड़ का? दैट इज गोइंग टू बी 9,600। तो चेंज इन इनकम के कंजम्पशन कितना होगा? 9,600 करोड़
दैट विल बी योर चेंज इन कंजम्पशन। ठीक है बेटा, समझ आ गया, क्लियर है। ये देख लो यहां पर आपको ये सारी बातें लिखी होंगी। तो 12,000 करोड़ इज योर चेंज इन इनकम एंड कहां गया 9,600 करोड़ दैट विल बी योर चेंज इन कंजम्पशन। समझ आ गया, क्लियर है। अब शायद मेरे को लग रहा है थोड़ा सा फेमिलियर हो रहे हो और अब थोड़ा डर खत्म हो रहा होगा। एक एक क्वेश्चन ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं ना, तो ऑब्वियस सी बात है आपका वो डर थोड़ा सा खत्म हो जाता है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं जी। अब बताओ मुझे क्या ये क्वेश्चन मैं कराऊं। देखो 1200 करोड़ है, 80% खर्चा करते हो, सेम क्वेश्चन निकालना है तो क्या करोगे। चलो मैं निकाल ही देता हूं तुम्हारे लिए, लो तुम कर लोगे वैसे मुझे पता है, लेकिन कर लो ना। लो ये हो गया। अब मैं जल्दी करता हूं। देखो 1200 करोड़ हमारे पास इसका चेंज इन इन्वेस्टमेंट है। एमपीसी जो है हमारे पास कितना है 0.8 है और के की वैल्यू निकालनी है। देखो के की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है, 1 - 0.8 इज इक्वल टू 1 - 0.2 दैट इज 5 टाइम्स। तो 5 गुना तो है 80%, यानी कि आप 5 गुना पैसा बनाओगे। ठीक है, 5 गुना पैसा बनाओगे। अब सिंपल सी बात है, अगर आपको चेंज इन इनकम निकालनी है तो के का मल्टीप्लाई करो चेंज इन इन्वेस्टमेंट से, यानी कि आपने 5 गुना किसका बनाया, 5 गुना आपने बनाया इस 1200 करोड़ का ना, 1200 करोड़ का बनाया, दैट इज 6000 करोड़ इज गोइंग टू बी योर चेंज इन इनकम। ये तुम्हारा ए हो गया। 5 गुना किसका बनाया आपने, 1200 करोड़ का ही तो बनाया। तो बी वाला क्वेश्चन क्या होगा, 6000 करोड़ का 80% आप खर्चा कर देते हो, 80% खर्चा कर देते हो। तो चेंज इन कंजम्पशन इज इक्वल टू क्या बोलते हैं एमपीसी इनटू क्या होगा चेंज इन इनकम। तो कितना हुआ 6000 करोड़ का 80% कितना होता है दोस्तों, कितना होता है दोस्तों, दैट इज गोइंग टू बी 4800, यानी कि 4800 आप खर्चा कर देते हो। समझ आया, चेंज इन कंजम्पशन इजी और नॉट, बताओ फटाक से। चलो जी बहुत बढ़िया, तो मेरे ख्याल से तुम्हें ये बन गया होगा। ठीक है, 1200 करोड़ का तुमने यहां पर 6000 बनाया इनकम और तुमने 4800 चेंज इन कंजम्पशन भी निकाल लिया होगा। चलो जी अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो इन्हीं के आसपास कहीं ना कहीं चीजें पूरी घूम रही हैं। इन एन इकोनॉमी सी इज इक्वल टू 200 प्लस 0.75y, मतलब एमपीसी हमारा 0.75 है, 75% हम खर्चा करते हैं हमारे सारे इनकम का। सी बोल रहा है कंजम्पशन है, वाई बोल रहा है इनकम है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आपका 4000 करोड़ है। बोल रहा है कैलकुलेट द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालो। देखो सबसे पहले तो अगर आपको पहला पॉइंट निकालना है तो आप समझ लो कि आपकी इनकम इक्विलिब्रियम कब आएगी, जब सी प्लस आई होगा, है ना। आप देखो कैसे निकालोगे जी, देखो सी बार कितना है, सी बार आपका है 200, तो देखो इसको सीधा सीधा लिख लो 200 प्लस 0.75y प्लस इन्वेस्टमेंट्स कितने हैं 4000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट है आपके, है ना, 4000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट है आपके। ठीक है, अब देखो करना क्या है जी, इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट है, 4000 और 200 कितना हो जाएगा 4200 करोड़। ठीक है, और ये कितना हो गया जी y माइनस 0.75 y माइनस 0.75y, तो ये कितना हो जाएगा 0.25y, 0.25y हो जाएगा, है या ना। तो ये कितना हो गया, ये देखो ये कितना हो गया, सो y इज इक्वल टू 4200 डिवाइडेड बाय 0.25। दोस्तों सिंपल सी बात है, पहले तो इसको आप कन्वर्ट कर लो 4200 से 42000 में, है ना, और 25 से डिवाइड मार दो फटाक से। ठीक है, 42000 डिवाइड बाय 25। ठीक है, तो मेरा आंसर आ गया जी, दैट इज कितना जी 1680। ठीक है, 1680 इज माई आंसर। ठीक है, नहीं डबल आएगा ना, डबल आएगा 42,000 नहीं, डबल निकालना पड़ेगा, सॉरी, हाँ डबल निकालना पड़ेगा, दो डेसिमल्स हटाने ना अपने को, तो 4,20,000 लगाना पड़ेगा और उसके बाद 25 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो आएगा आपके पास 16,800, है ना, 16,800। दैट इज गोइंग टू बी योर करेक्ट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो ये तुम्हारा पहले का तो आंसर आ गया। ठीक है, करोड़ में है बेटा, करोड़ में है, क्लियर। अब दूसरा बोल रहा है टोटल खर्चा भी निकाल के बता दो जरा इस पे, है ना, टोटल खर्चा भी निकाल के बता दो। तो दूसरा खर्चा कैसे निकालोगे, देखो सिंपल तरीके से निकाल सकते हो। खर्चा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑलरेडी आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इनकम आपको ऑलरेडी पता है। तो देखो 16,800 करोड़ आपकी इनकम है, इधर पूरा एक्सप्रेशन लिख देता हूं। देखो सी प्लस नहीं, हाँ ठीक है, हाँ अरे छोड़ो ना यार, इतना क्या लिखना है, ये रहा ना, C इज इक्वल टू 200
प्लस 0.75y। y कितना है? y ऑलरेडी मुझे पता है, दैट इज 16,800 है। तो देखो 200 प्लस 0.75y को 16,800 कर दो, जो भी तुम्हारा आंसर आएगा तुम्हारा टोटल खर्चा दिख जाएगा। अब मैं फटाक से कर रहा हूँ इसको कैलकुलेट ना करके खुद से, क्योंकि अपना मकसद है पहले फटाक से अपन वो कर लें, है ना, क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो देखो 200 प्लस 12,600 इज योर टोटल खर्चा, यानी कि 12,800 आपका टोटल खर्चा है बेटा। यह आपका टोटल खर्चा है, ठीक है, यह आपका टोटल खर्चा है। तो दूसरा वाला भी आपका आंसर आ गया, ठीक है, दूसरा वाला भी आपका आंसर आ गया। क्लियर है सबको? क्लियर है? तो देखो यहां पर ये वाले तुम्हारी सारी चीजें लिखी हुई हैं ऑलरेडी। देखो 16,800 तुम्हारी इनकम थी और 12,800 तुम्हारी क्या है बच्चे, ये तुम्हारी वो है अपना खर्चा है, ठीक है, जो तुम लोग यहां पर दिखा रहे थे। देखो 16,800 और 12,800 ये आ गया। अब एक अच्छा क्वेश्चन यहां पर ये है जिसमें देखो मैंने बोला था ना 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं वो लोग कई बार क्वेश्चन को, तो वो यहीं पे ये सेम चीज कर रहे हैं अपने साथ। पहले अच्छा पहला पार्ट नहीं है, देखो पहला पार्ट है, इसका दूसरा पार्ट भी आएगा। सपोज इन इकोनॉमी द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.8% या 0.8 सॉरी, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट ऑफ 1000 करोड़ विच लेड टू मेनी फोल्ड इंक्रीज इन द नेशनल इनकम। हाँ भाई, तो हमें पता है ना, एडिशनल 1000 करोड़ जब इन्वेस्टमेंट आती है तो उससे 1000 करोड़ की इनकम बनती है, फिर उसमें 20% आप सेव करते हो और 80% आप खर्चा करते हो, फिर वही आपकी इनकम बनती है, फिर आप 20% बचाते हो, फिर आप खर्चा करते हो उसका 80% और फिर वही आपकी इनकम बनती है। अब वो बोल रहा है कि पहले तो के की वैल्यू बताओ। अरे कितना सिंपल क्वेश्चन है बॉस। देखो के की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, एमपीसी कितना है, तो 1/1 माइनस जो भी इतनी देर से मैं तुम्हें करवा रहा था, 1/1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.8 दैट इज 1/0.2 दैट इज 5। तो आपकी के की वैल्यू क्या हो गई? पहली बात तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही डन हो गया, पहला पॉइंट तो आपका यही डन हो गया कि के की वैल्यू 5 है जी, ठीक है। सो के की वैल्यू दैट इज 5। अब बोल रहा है मिसिंग वैल्यूज बताइए दोनों में। देखो मिसिंग वैल्यूज बहुत सिंपल है, हमें अगर पूरी इनकम निकालनी है तो इनकम कितना है, इनकम बेटा 5 गुना है टोटल इन्वेस्टमेंट्स की। तो देखो चेंज इन इनकम इज इक्वल टू के इंटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यानी कि 5 इंटू 1000। चेंज इन इन्वेस्टमेंट 1000 था, 5 के की वैल्यू है, तो 5 इंटू ये किया कितना हो गया बेटा, 5000 करोड़ हो गया। सुन लो 5000 करोड़ किधर है बेटा, 5000 करोड़ इज योर इनकम। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरे की निकालनी है, लो भैया दूसरे की भी निकाल लेते हैं, खर्चा निकाल लेते हैं। खर्चा इतनी देर से निकाल तो रहे थे, इतने सारे क्वेश्चन किए ना अपन ने भी। देखो चेंज इन कंजम्पशन इज इक्वल टू एमपीसी इनटू चेंज इन इनकम। इनकम कितनी है जी, इनकम है हमारे पास 5000 करोड़। 5000 करोड़ का 80% कितना होता है, 0.8, तो कितना होगा 4000। ये आपका आ गया चेंज इन कंजम्पशन, यानी कि 4000 करोड़ आप खर्चा करते हो। वैसे पता है तब दिमाग नहीं भी लगाते तो चल जाता, क्यों, क्योंकि 5000 माइनस 1000 4000 ही होता है ना बॉस, समझ आया। लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हो, ऑप्शन तो है नहीं ना, तो आप यहाँ पे एक्सप्रेस भी कर देना। ये तरीके से नहीं करना चाहो ना तो दूसरा भी यही है कि आप अपनी इनकम में से सेविंग्स हटा दो, खर्चा आपको मिल जाएगा। इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो पहला वाला पार्ट हुआ जी अपना डन, ठीक है। दूसरा देखो पहला वाला पार्ट कहाँ गया जी, ये रहा, 5000 हमारी इनकम है और 4000 हमारा खर्चा है। क्लियर? चलो जी, अब बोल रहा है इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन है, देखो पार्ट 2 है, बोल रहा है सम ऑफ द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज ऑलवेज इक्वल टू 1, जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट। ये बोल रहा है एपीसी प्लस एपीएस हमेशा 1 क्यों होता है। तो चलो हम पहले समझते हैं इनकम का मतलब क्या होता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, यही होता है। हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया बाय इनकम, इनकम से हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया, तो क्या हुआ, इधर भी हमने, अरे है ना, हमने क्या किया, इधर हमने y से डिवाइड किया, इधर भी y से डिवाइड किया, इधर भी y से डिवाइड किया। सो y से y क्या हो गया, 1 हो गया। दूसरा c बाय y क्या होता है, इसी को तो हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं, मतलब इनकम पर कितना खर्चा करते हो इसका एवरेज निकालना ही तो एपीसी होता है, प्लस कितनी इनकम पे कितना सेव करते हो उसे तो अपन एपीएस कहते हैं। तो लो भैया हेंस प्रूव हो गया, लो भैया हेंस प्रूव हो गया कि क्यों हमेशा एपीसी और एपीएस दोनों 1 के बराबर होते हैं, ये इसलिए होते हैं। समझ आ गया? लो भैया यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन ये रहा कि भाई c इज इक्वल टू y इज इक्वल टू सी प्लस एस था। अब पूरी इक्वेशन को हमने बोथ साइड्स को डिवाइड किया y से, तो आपने देखा इसको प्रूव कर दिया अपन ने, वैसे है ना, y अपॉन y, c बाय y और s बाय y।
ठीक है, एंड दैट इज हाउ एपीसी एंड एपीएस इज ऑलवेज इक्वल टू 1, इज ऑलवेज इक्वल टू 1। समझ आया? तो ये सब न्यूमेरिकल्स इस प्रकार भी आ सकते हैं आपके पास, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एज वेल। ठीक है, अब बोल रहा है एग्रीगेट डिमांड निकालनी है आपको इकोनॉमी में। एग्रीगेट डिमांड कैसे निकालते हैं दोस्त? सी प्लस आई कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। सी को अब आपको खोलना पड़ जाए तो कोई बात नहीं। देखो ये जो अपन होता है ना, सी को अपन कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे भी एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, एमपीसी प्लस एमपीसी बाय वाई। ठीक है, तो कई बार तुमने देखा होगा ना कि ऐसे क्यों लिखते हैं, तो अपन इसको ऐसा लिखते हैं, इसको खोलना पड़ता है कई बार। देखो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स कितने अपने पास? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स है अपने पास बेटा, वो है 100 करोड़ के। ठीक है, 100 करोड़ के हैं जी। फिर बोल रहा है एमपीसी कितना है, चलो लिखी तो है सारी वैल्यू, क्यों दोबारा लिख रहा हूं। देखो एग्रीगेट डिमांड निकालना है, चलो अब देखो लिखते जाओ फटाक से। तो अपने पास है ऑटोनॉमस खर्चा जो है अपने पास है 50 करोड़। ठीक है, फिर अपने पास क्या है, चलो इसको लिख देता हूं, पूरा ही एक्सप्रेस कर देता हूं, नहीं तो कोई ना कोई कंफ्यूज होएगा। एमपीसी बाय वाई प्लस इन्वेस्टमेंट, लो अब समझ आ जाएगा। ठीक है, 50 करोड़ आपका ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, लेवल ऑफ इनकम है 4000 और सेविंग्स है आपकी ये 0.2। तो बेटा एमपीसी कितना होगा? एमपीसी 0.8 होगा। दोनों ही तो क्लियर होते हैं। ये क्या दिखा है तुमने, ये पढ़ा है ना, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। तो अगर ये 0.2 है तो ये क्या होगा? 0.8 ही होगा, है या ना? तो लो भैया क्या किया, 0.8 इंटू 4000 करोड़, 4000 करोड़ बराबर बात। 4000 करोड़ में 80% खर्चा करते हो, प्लस इन्वेस्टमेंट कितने? 100 करोड़ के। लो भैया आप सॉल्व कर दो, आपका आ जाएगा डिमांड 4000 का 80% यानी कि 3200। 3200 प्लस 100 प्लस 50, जो भी आएगा इधर लिख दो। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू 100 और 150 कितना हो गया? ये हो गया भैया 3350 करोड़। ये तुम्हारी टोटल एग्रीगेट डिमांड है। समझ आया? ये तुम्हारी टोटल एग्रीगेट डिमांड है। इफ यू वांट टू सी द आंसर यू कैन सी द आंसर है। बराबर? क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो जी अब करते हैं अगला क्वेश्चन, और अब मेरे ख्याल से अभी खत्म ही होने वाला है इस वाले पार्ट का, और वीडियो भी अब एंड होने वाली है। गवर्नमेंट बजट के 2-4 क्वेश्चन होंगे बहुत सिंपल से, उनको करके इसको पूरा खत्म करना। देखो सपोज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, कंजम्पशन दिया हुआ है 100 प्लस 0.75 वाई, वेयर चलो ठीक है जो भी है, इन्वेस्टमेंट्स हैं 200 करोड़ के आपके पास। ठीक है, अब बोल रहा है आपको 3 चीजें निकालनी है। एक निकालना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो लो भैया सबसे पहले निकाल लेते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, यानी कि इनकम इज इक्वल टू सी प्लस आई। अब आ जाओ फटाक से इसको एक्सप्रेस और कर लेते हैं, वाई इज इक्वल टू सी बार प्लस क्या करना है यार, सी की वैल्यू क्या दे रखी है, सी लिख दो ना पूरा। सी यहाँ पे पूरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो लिख दो 100 प्लस 0.75 वाई, है ना। इनकम नहीं दी, ठीक है। वाई प्लस क्या है, इन्वेस्टमेंट, यानी कि 200 करोड़ के इन्वेस्टमेंट हैं, बराबर बात। अब देखो 200 और 300 कितना हो गया, ये 300, 200 और 100 कितना हो गया, 300 हो गया। y माइनस 0.75 वाई, यानी कि 0.25 y इज इक्वल टू 300, और 300 डिवाइडेड बाय 0.25, ठीक है। ये y इधर आया तो कितना हो गया, इससे डेसिमल हटाओ, डबल जीरो लगा दो। अब कितना हो जाएगा भैया, ये डिवाइड कर लो यार, कितना हो गया, ये जाएगा 6 टाइम्स, ये जाएगा 5 टाइम्स, तो ये कुछ आ जाना चाहिए। चलो ठीक है कर लेते हैं फटाक से। 30,000 डिवाइड बाय 25, दैट इज गोइंग टू गिव यू 1200, ठीक है। 1200 कुछ आपको देगा, 1200 आपको कुछ देगा, ये क्लियर, समझ आया, ठीक है। सो यू विल गेट 1200 कुछ इधर इनकम। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, एग्रीगेट डिमांड एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आपको निकालनी है। तो पहली बात देखो, पहली चीज तो पता होना चाहिए, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे एग्रीगेट डिमांड और इनकम दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। उसी लॉजिक से आपकी इनकम कितनी है, 1200, तो ये भी इसका आंसर 1200 ही होगा, इसका भी आंसर 1200 ही होगा, ठीक है। इसका भी आंसर 1200 ही होगा, 1200 करोड़ इसका ही आंसर होगा। लेकिन 1200 करोड़ इसका आंसर है, लेकिन इसको अगर प्रूव करना हो तो मैं वो भी कर देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो क्या करना है अपने को, सिंपल सी वही बात जो मैंने यहां पे करी आपसे, दैट इज तुम्हारा कितना है, 100 करोड़ नहीं, हाँ 100 करोड़ प्लस 0.5
0.75 है ना, इंटू कितना, इंटू 1200 प्लस 200। ठीक है, अब फटाक से इसको सॉल्व कर लो, फटाक से इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, 1200 इंटू 0.75 विल गिव यू 900, दैट इज 100 प्लस 900 प्लस 200 विल गिव यू व्हाट, विल गिव यू 1200 अगेन। ठीक है, ये लो भैया, तुम्हारा एडी भी सेम ही है, मैंने पहले ही बताया था। और तीसरा बट नॉट द लीस्ट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एमपीसी निकालो भाई, एमपीएस निकालो, सॉरी, एमपीसी इज 0.75। ठीक है, एमपीएस निकालना है तो आप 1 माइनस एमपीसी कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 माइनस 0.75 विल गिव यू 0.25 एंड दैट इज योर एमपीएस। ठीक है, समझ आया? मेरे ख्याल से सारी बातें आप लोगों को क्लियर होंगी। तो 1200 इज योर इनकम, वही 1200 आपकी क्या होगी बेटा, एग्रीगेट डिमांड। ये देखो AD इज इक्वल टू वाई, और ये हो गया आपके पास 0.25 जो आपका एमपीएस आया है। क्लियर, समझ आ गया? चलो जी, बहुत बढ़िया। अब आता है इसका लास्ट क्वेश्चन इस पूरे यूनिट का। फॉर हाइपोथेटिकल इकोनॉमी द गवर्नमेंट इनकर्स एन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑन 1000 करोड़। 1000 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कर रहे हैं इफ द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव फॉल्स फ्रॉम 0.25 to 0.10, कैलकुलेट द इंक्रीज इन द इनकम ड्यू टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ एमपीसी। अब बोल रहा है कि पहले एमपीसी जो था वो था 0.25, अब ये चेंज होके हो गया है एमपीएस, सॉरी नॉट एमपीसी, गलत लिख दिया, एमपीएस इज 0.25 और यहां पे एमपीएस होगा 0.10, मतलब 10% आप सेव कर रहे हो और अब 25% सेव करते थे पहले। तो के की वैल्यू निकाल लो, 1 अपॉन एमपीएस दैट इज 1 अपॉन 0.25, यानी कि आप 4 गुना पैसा बनाओगे, 4 गुना पैसा बनाओगे, 4 टाइम्स आप पैसा बनाते किसी भी चीज का। तो आपके अगर इन्वेस्टमेंट्स 1000 करोड़ के थे तो आप उसका 4000 करोड़ बना रहे थे, यानी कि आपकी जो चेंज इन इनकम थी वो थी अराउंड 4000 करोड़, 4000 करोड़ की आपकी चेंज इन इनकम थी। ठीक है, वहीं पर के की वैल्यू अगर आप यहां पर निकालेंगे तो आपको पता चलेगा 1 अपॉन 0.1 विल गिव यू 10 टाइम्स, कि आप 10 गुना पैसा बनाते अगर आप मात्र 10% सेव करते तो। ठीक है, आप 10 गुना पैसा बनाते, इनकम बनाते अगर आप सिर्फ 10% सेव करते। दैट मीन्स कि आपका जो चेंज इन इनकम होगा दैट विल बी अराउंड 10 इंटू 1000, यानी कि यू विल गेट 10,000, 10,000 आपकी चेंज इन इनकम होगी, चेंज इन इनकम विल बी 10,000। अब आप मुझे बताइए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी इनकम बढ़ गई सिर्फ इस एमपीएस के चेंज होने से। आपकी जो इनकम बढ़ी है, चेंज इन इनकम जो बढ़ी है दैट इज ₹6,000 करोड़, 6,000 करोड़ से इनकम बढ़ गई है बॉस, 6,000 करोड़ से इनकम बढ़ गई है। तो ये चीज यहां पर आपने देख ली होगी। ये देखो 4,000 करोड़ यहाँ पे, इसमें मिसप्रिंट क्यों है, 4,000 करोड़ के आसपास आपने यहाँ पे पैसा बनाया होगा, यहाँ पे आपने 10,000 के हिसाब से बनाया होगा। देखो दोनों के अंदर देख लो, दूसरा दोनों के डिफरेंस निकालोगे तो 6,000 करोड़ का आपने इनकम बढ़ा दिया। दिस इज योर एग्रीगेट डिमांड, और सॉरी इनकम डिटर्मिनेशन वाला जो पूरा चैप्टर था, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, उसके सारे न्यूमेरिकल्स अपन ने बढ़िया विस्तार तरीके से कर लिए। ठीक है, चलो जी, अब फटाक से इधर से अपन गवर्नमेंट बजट चालू करेंगे। चलो भैया, अब आते हैं अपने लास्ट यूनिट पे, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में बस एक छोटा सा पॉइंट होता है जो मैं एंड में आपको बता दूंगा। उसके अलावा हमारे न्यूमेरिकल्स जो हैं इस पार्ट के बाद खत्म हो जाते हैं। देखो, गवर्नमेंट बजट आपसे सिर्फ 3 सवाल पूछेगा न्यूमेरिकल में, या तो प्राइमरी डेफिसिट बता दो, रेवेन्यू डेफिसिट बता दो, या फिस्कल डेफिसिट बता दो, या बोरोइंग्स निकाल के बता दो, मतलब उसी में मिक्स मैच करेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो उसके भी आपको तरीके बता देता हूं कैसे आपको सॉल्व करना है। रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट इस वाले क्वेश्चन में आपको निकालना है। सो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, देखो सारी रेवेन्यू रिसीट्स है ना, सारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, तो ये कॉमन फॉर्मूला है जो रेवेन्यू डेफिसिट को निकालने के लिए बनाया गया है। अब देखो
सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा ये पता होना चाहिए कौन सी चीज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कौन सी नहीं है। अगर आपने वो देखा हो लेक्चर तो आपको पता होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है आपका 3821 है ना, ये आपका है। अब रेवेन्यू रिसीट तो दी नहीं गई है, यहां पे दो एलिमेंट्स दिए गए हैं, कौन कौन से, रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। ये दोनों मिला के रेवेन्यू रिसीट्स बनती हैं, 1000 और 2000। तो आपने क्या किया, माइनस किया यहां पे 1000 प्लस 2000। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बॉस। 3821 में से अगर 3000 माइनस कर दिया जाए तो क्या बचेगा, ठेंगा नहीं बचेगा बेटा, ये 821 करोड़ बचेगा, जो कि आपको रेवेन्यू डेफिसिट की तरह दिखाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट। अब एक शानदार बात बताता हूं तुम्हें, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट निकालना है अपने को। फिस्कल डेफिसिट निकालने का दो तरीका है। देखो, सबसे पहला तरीका है फिस्कल डेफिसिट का कि टोटल खर्चे जो हैं उसमें से टोटल इनकम यानी कि रिसीट्स माइनस कर दो, एक्सेप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। बोरोइंग्स को हटा दो, बोरोइंग्स को हटा दो, बाकी सारी की सारी टोटल रिसीट्स को टोटल एक्सपेंडिचर से माइनस कर दो। और उसके बजाय एक और चीज कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं मिक्स मैच करने के। वैसे एक रेवेन्यू डेफिसिट वाला है कि रेवेन्यू डेफिसिट कि जो रेवेन्यू नेचर की चीजें हैं उनका सब्ट्रैक्शन कर लो, उनका बैलेंस ले लो, प्लस अब ऐसा कोई कैपिटल डेफिसिट नाम की चीज तो होती नहीं है ना, तो अपन क्या करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट्स, ये कर लो, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, जो भी उधार ले रहे हो उसको हटा के तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब सर ऐसे क्यों कर रहे हो आप, नॉर्मल करो ना, जो सबसे सही रहता है। देखो इसलिए कर रहा हूं ऐसा क्योंकि ऑलरेडी हमारा रेवेन्यू डेफिसिट आ चुका है, ये रहा, तो हमें बस इन्हीं दोनों के बीच में तो निकालना है, तुम्हारा आंसर और जल्दी आ जाएगा। तो भैया क्या करोगे, सिंपल सा है, देखो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, यू नो दैट। ठीक है, चलो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। रेवेन्यू डेफिसिट कितना था आपका, 821 करोड़। अब ऐड क्या करना है इसमें, सॉरी प्लस नहीं, हाँ प्लस है, हाँ ठीक है। ऐड क्या करना है इसमें, देखो रिकवरी ऑफ लोन, लोन बार बार रिकवर होते हैं क्या, नहीं, लेकिन पैसा आया तो ये कैपिटल रिसीट है, कैपिटल रिसीट है। तो चलो कैपिटल रिसीट है तो इसको यहां पर लिख देता हूं मैं, माइनस 100 कितना, 35, 135 है। ठीक है, चलो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, 574, 574 आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो कि ये आपका यहां लिख दिया मैंने। ठीक है, अब और बताइए, और देखिए कि डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि पैसा जो है वो आपका ये आया है किसी कंपनी को बेच के, सरकारी कंपनी को बेच के, तो इसको ऐड कर दो इसके अंदर, मतलब ये आपका रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट हो गया। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो 821 प्लस 574 माइनस कितना हो गया 235, 235 को हटाओ, इसमें कितना आएगा, 235 में इसको हटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 69, 39 और 339, 339 प्लस 821 विल गिव यू योर फिस्कल डेफिसिट का आंसर। यानी कि 9 ऐड किया कितना हुआ, 830, 830 और 860, 860 और वो कर दिया तो 1160, यानी कि फिस्कल डेफिसिट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1160 करोड़। समझ आया दोस्तों, आई होप कि तुम्हें ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली समझ आ गया होगा। ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट्स का यहां कोई काम नहीं है। अगर प्राइमरी डेफिसिट निकालते तो निकालते, प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकालते दोस्त, प्राइमरी डेफिसिट बहुत सिंपल है, प्राइमरी डेफिसिट निकालने का तरीका है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, जो नीचे लिखा हुआ है ना, मतलब ये 1160 में माइनस कर देना, ये तो तुम्हारा ये आ जाएगा। कर दें क्या, कर दें क्या, लो 1160 माइनस 1013, ये तीसरा एडिशनल क्वेश्चन मैंने बना दिया, तीसरा एडिशनल क्वेश्चन मैंने बना दिया, प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, निकाल के बताओ तो देखो कितना आया, ये होगा तुम्हारा 147 करोड़, ये तुम्हारे इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं।
ये सॉरी प्राइमरी डेफिसिट है। ठीक है, समझ आ गया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं फटाक से। अच्छा इसको चेक कर लो बाय द वे, ये देखो 1660 और 821 करोड़। क्लियर। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, दैट इज हाँ ये बोल रहा है फिस्कल डेफिसिट प्राइमरी डेफिसिट दोनों निकालना है। चलो जी फिस्कल डेफिसिट अपन अब निकाल लेते हैं टोटल खर्चा टोटल माइनस वो टोटल इनकम माइनस करके, रिसीट्स माइनस करके, उस वाले फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स, यू नो दैट। ठीक है, चलो समझ जाना अब इसको आगे। देखो टोटल खर्चा कितना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू डेफिसिट दिया हुआ है। ओहो हो, ये देखो से फिर वही फॉर्मूला लगवाने को बोल रहा है। मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा और सीधा मैं क्वेश्चन पे कूद गया, बैड चॉइस, बैड हैबिट, सीधा नहीं कूदना। देख लो क्या दिया हुआ है, तो रेवेन्यू डेफिसिट ऑलरेडी दिया है, प्लस करना है क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। ठीक है, अब देखो रेवेन्यू डेफिसिट कितना दिया है, 10 दिया है, प्लस कितना करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना दिया है, 15 दिया, तो ये हो गया, ये हो गया। अब बोल रहा है रेवेन्यू रिसीट की क्यों अपन ने चीजें नहीं ली, क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट ऑलरेडी अपने पास है, तो क्या मतलब वापस रेवेन्यू रिसीट लेने का। ठीक है, ऑलरेडी वो रेवेन्यू वाला पार्ट तो सॉल्व हो चुका है। लेकिन दूसरे पॉइंट में ये बोल रहा है नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। अब ये शब्द सुन के तुम्हें बड़ा अजीब लग रहा होगा, है कुछ नहीं है कैपिटल रिसीट्स, लेकिन सर इसको ऐसा क्यों बोलते हैं। देखो ये रिसीट है जो कोई डेट क्रिएट नहीं कर रही है, मतलब आपने क्या किया है, आपने कोई कंपनी बेची और आपने उससे पैसा ले लिया है ना, तो इस चीज को बोल रहा है नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। सर डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स भी तो होती हैं, आप किसी से लोन लोगे तो वो भी तो लिया जा सकता है ना, वो भी तो कैपिटल रिसीट है, रोज रोज थोड़ी लोन लेते हैं, तो वो भी तो होना चाहिए। लेकिन अगर तुम ध्यान दो, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, कैपिटल रिसीट में उधारी जो इंक्लूड होती है उसे हमें यहां पे एक्सक्लूड करना पड़ता है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट ही बोरिंग होती है। समझ आया। तो क्यों हम नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट लेते हैं, डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट क्यों नहीं लेते, क्योंकि डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट ही बोरोइंग्स होती है, उधारी ही तो हमारा डेट बढ़ाती है। ये नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स है। 50% ऑफ रेवेन्यू रिसीट, 50% ऑफ रेवेन्यू रिसीट, यानी कि 50% ऑफ 20 करोड़ इज नथिंग बट 10 करोड़। ठीक है, ये आपका कैपिटल रिसीट हो गया। तो इधर आओ, लिख दो इधर 10 करोड़। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज 10 प्लस 5, दैट इज गोइंग टू बी योर फिस्कल डेफिसिट, यानी फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू 15 करोड़। ये तुम्हारा आ गया फिस्कल डेफिसिट। क्लियर है। दूसरा प्राइमरी डेफिसिट निकाल लो, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, दैट इज प्राइमरी डेफिसिट का मतलब है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट्स कितनी है भैया अपने पास, फिस्कल डेफिसिट है अपने पास 15 और इंटरेस्ट पेमेंट्स अपने पास 4, तो अपन ने माइनस किया यहाँ पे 4, दैट विल गिव यू प्राइमरी डेफिसिट एज 11 करोड़ रुपए। ठीक है, समझ आ गया। तो आई होप कि आप सभी लोगों को न्यूमेरिकल्स में अब बहुत ही ज्यादा कंफर्ट आ गया होगा। पहले के टाइम पे बैलेंस ऑफ पेमेंट से कुछ सवाल आते थे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट को बैलेंस करके बताओ, या उसका कुछ एडजस्टमेंट्स दे दिए और बोले कि सरप्लस है, डेफिसिट है, क्या है, निकाल के बताओ। तो क्रेडिट साइड डेबिट साइड को आप टोटल करना और बैलेंस निकाल के दे देना, ये पहले आया करता था, अब नहीं आता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट से अगर एक न्यूमेरिकल कोई पूछा जाए तो बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड, दैट इज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, ठीक है, समझ आया। ये आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड है, ये 1 मार्क के क्वेश्चन में कर लेना, बस इतना है। इतना तो आप कर सकते हो, नेट एक्सपोर्ट्स इतना निकालना सीख लिए तो ये भी आ ही जाएगा। क्लियर बच्चे, समझ आया। ये 11 करोड़ तुम्हारा इधर आंसर है और ये 15 करोड़ तुम्हारा इधर आंसर है, एंड दैट इज हाउ वी कंप्लीट आवर होल न्यूमेरिकल, कंप्लीट न्यूमेरिकल की ये वीडियो। बेटा न्यूमेरिकल डरावनी चीज नहीं है, शर्त यह है कि अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी तो बिल्कुल नहीं लगेगी। 100 में से 100 लाने के लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है। अगर आपने इसको तहे दिल से देखा है तो कमेंट्स में जरूर बताना कैसी लगी। दूसरी चीज, जो क्वेश्चंस मैंने कराए उनके आंसर्स भी कमेंट में जरूर देना। एंड
हम अगले 6 दिनों में इतनी ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं और आपको मैराथन्स भी मिलेंगे, तो मैराथन्स को भी देखना और सुबह 4 बजे आना मत भूलना, क्योंकि जो भी चीज़ें मैं वहाँ बताऊँगा आपको मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट और मिलके 100 में 100 लाएंगे इकोनॉमिक्स के अंदर। बाय बाय एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट।